BHDG 172, ठीक है, ये बुक हमारी रहेगी आज की, ठीक है। इसमें अगर आप देखेंगे तो BHDG 172 जेंडर संवेदीकरण, समाज, संस्कृति और परिवर्तन, यानी जेंडर के बारे में हम यहाँ पर मोस्टली बातें करेंगे, ठीक है। मोस्टली इसमें जितनी बुक है सभी चैप्टरों के बारे में शॉर्ट में मैं ज़रूर बताऊंगा ताकि आप चैप्टर को आसानी से समझ सकें। मोस्टली अगर आप देखेंगे तो इसमें लगभग 4 से 5 ब्लॉक दे रखे हैं, ठीक है। तो पहला ब्लॉक को हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे, पहला ब्लॉक, दूसरा ब्लॉक को मैं ज़रूर बताने की कोशिश करूँगी। लगभग जितने ब्लॉक हैं सभी ब्लॉक मैं आपको ज़रूर बताऊँगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम पहला ब्लॉक देखते हैं और पहले ब्लॉक में हमारा क्या है, चैप्टर नंबर 1, ठीक है। आप लोग चैप्टर नंबर 1 को ओपन कर लीजिए। चैप्टर नंबर 1 में अगर आप देखेंगे क्या है, जेंडर संबंधी संकलाओं को, यानी जेंडर को लेकर, यानी जेंडर क्या है, जेंडर के बारे में हमें समझना है। जेंडर आखिर जेंडर है क्या। मोस्टली अगर आप जेंडर के बारे में बात हो तो मोस्टली शुरू में जो हम जेंडर की बात करते हैं वो लिंग की बात करते हैं, ठीक है। देखो भाई, जेंडर का मतलब क्या होता है, जैसे लिंग का मतलब पता होता है, जैसे एक लड़का है एक लड़की है, मान लो किसी का जन्म हुआ है, लिंग को हम बाइसेक्सुअल मानते हैं। जैसे मान लो बच्चे का जन्म होता है तो घर वाले पूछते हैं ना भैया लड़का हुआ है लड़की हुई है, इसको पूछते हैं। लेकिन जो जेंडर होता है वह हमें लिंग को नहीं बताता बल्कि पहचान को बताता है। क्या बताता है, जेंडर हमारी पहचान को बताता है। लिंग तो ये बताएगा कि भाई एक फिजिकल तौर पे बताएगा, यानी आप कह सकते हैं सेक्सुअल तौर पे बताएगा कि कोई लड़का है या लड़की है। लेकिन जेंडर क्या था, सामाजिक निर्मिति, यानी समाज जेंडर को बना देता है। यानी एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि लड़का और लड़की के नाम पर जो भेदभाव होता है, जैसे आप मान लीजिए, जैसे मान लीजिए किसी लड़के का जन्म हुआ है, लड़का है, ये लड़का पैदा हुआ है तो लड़के के लिए जो घर वाले खिलौने लाएंगे, जैसे उसके लिए कार लाएंगे, ठीक है, या उसके लिए फुटबॉल लाएंगे, या इस प्रकार की चीज़ें लेकर के घर वाले आते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप वहाँ पर देखेंगे दूसरा, ठीक है, अगर आप अपोजिट में देखेंगी, जैसे लड़की है उसके लिए खिलौने किस टाइप के हैं, जैसे घर वाले भाई गुड़िया लेकर के आएंगे, या इस प्रकार से। देखो तुम सबने देखा होगा कि जो लड़का होता है, जो लड़की होती है, उसके पहनावे में फ़र्क आता है। जैसे 2 साल का यानी 6-7 महीने का भी बच्चा है या 6-7 महीने की लड़की है तो उसके जो कपड़े होते हैं, कपड़ों में भी फ़र्क हमें देखने को मिलता है ना। यानी जेंडर जो है समाज बनाता है, बल्कि भाई भगवान ने तो सिर्फ लिंग बना रखा है कि फलानी लड़की या फलाना लड़का है, लेकिन जो हमारा समाज होता है या जो हमारी सोसाइटी होती है वह जेंडर का निर्माण कर देती है, ठीक है। यानी सेक्स और जेंडर में क्या होता, फर्क होता, डिफरेंस होता। उसके बाद हम बात करेंगे जेंडर की भूमिकाएं क्या होती हैं, ठीक है, ठीक है। जेंडर की भूमिका, भाई जेंडर के आधार पर उसकी भूमिका अलग होती है। जैसे भाई लड़का है तो लड़का अलग उसकी भूमिका है, भाई लड़का है तो बाहर जा करके पढ़ेगा, लिखेगा, कमाएगा, धमाएगा, ठीक है। लेकिन मान लो अगर लड़की है, लड़की क्या करेगी, घर में बैठ करके खाना बनाएगी, ठीक है, चूल्हा चौका बर्तन करेगी, या वो परिवार को पालेगी, ठीक है, क्या करेगी, वह परिवार का पालन पोषण करेगी। बोलिए, देखिए तो यहाँ पर जैसे जेंडर भूमिका का मतलब समझते हो, रोल क्या है, रोल, भाई लड़की का रोल क्या है, लड़के का रोल क्या है, भाई लड़की का रोल क्या है, लड़की क्या करती है, ठीक है। या हम यानी जेंडर के आधार पर हमने काम भी बांट दिए हैं। देखो आप समझना, भाई भगवान ने तो लड़की बनाई, भगवान ने तो लड़का बनाया है, लेकिन हमने लड़के के आधार पर लड़के का काम अलग बता दिया, लड़की का काम अलग कर दिया है। भाई लड़का होगा तो जाकर के वो नोएडा में जाकर के, या कह सकते दिल्ली में जाकर के मुखर्जी नगर में कोचिंग करेगा यूपीएससी की। लड़की होगी तो बता देंगे कि यहीं शहर के किसी प्राइवेट कॉलेज से तू पढ़ ले, यही होता है ना। भाई लड़का होगा तो उसको कोटा भेज देंगे कोचिंग करने के लिए, या उसको बड़े शहरों में भेज देंगे। लड़की होगी तो उसको नहीं भेजेंगे, नहीं तू यहीं पढ़ ले, वहाँ जाएगी तो लड़की बिगड़ जाएगी, ठीक है। लड़का होगा तो उसकी जल्दी शादी भी नहीं करते हैं, ठीक है, उसको पढ़ने के ज़्यादा मौके मिलेंगे। लड़की होगी तो ना मौके नहीं। दूसरा भूमिका का मतलब से यानी हम काम को भी बांट देते हैं। जैसे मोस्टली अगर आप देख लेंगे महिलाओं के काम अलग हैं, जैसे सिलाई है, कढ़ाई है, इस प्रकार के, यानी वर्क में भी फर्क होता है। महिलाओं का वर्क में अगर आप देखो, घर में देखो, तुम्हारे पापा क्या काम करते हैं, तुम्हारी मम्मी काम क्या करती हैं, ये फर्क है भाई ना, भाई बिल्कुल डिफरेंट है ना। अगर आप देखो, हमने लड़की और लड़कियों के भूमिका यानी उनके पूरी तरीके से हमने क्या कर दिया, बदल दिया। लड़की का काम अलग है, लड़की है तो क्या करेगी भाई, घर वालों का पालन पोषण करेगी। जैसे अगर मैं एक बात बताऊं, जैसे मान लो किसी घर पर मेहमान आते हैं, ठीक है, अगर उसके घर में 4 लड़के हैं, ध्यान से मेरी बात सुनना, मान लीजिए किसी के घर में कोई मेहमान आया है, ठीक है, भाई मान लो कि घर में कोई नहीं है, लेकिन उसके घर में अगर एक लड़की है, बिटिया है,
तो अगर घर में कोई आएगा तो क्या होगी, लड़की बनाएगी, खिलाएगी, तब उसको भेजेगी। लेकिन अगर मान लो उसके घर में 4 लड़के हैं तो 4 लड़के दरवाजे से ही बता देंगे कि घर में कोई नहीं है, यानी कहें आपको खाना पीना कुछ मिलेगा नहीं, वो बेचारा वैसे चले जाएगा। तो कहने का मतलब आप इससे भी समझ सकते हैं कि इसे समझने की कोशिश कीजिए। तो यानी जैसे लड़की है उसका रोल जो है हमने क्या सिर्फ लिंग के आधार पर क्या हमने कर दिया है, इसी को हम बोलते हैं जेंडर। यानी हम क्या कर रहे हैं, एक प्रकार से भैया भेदभाव कर रहे हैं। जैसे मैंने बताया ना, छोटा बच्चा है, अगर लड़का है तो उसके लिए क्या गाड़ी मोटर खिलौने इस प्रकार के लाते हैं, प्लेन लाते हैं, हवाई जहाज लाते हैं खेलने के लिए। लड़की है तो उसके लिए हम क्या लाते हैं, गुड़िया लाते हैं। ठीक है, रंगों में भी फर्क आता है। अगर कोई क्या बोलते हैं पिंक कलर ना भैया, अगर कोई पिंक कलर लिए रहेगा तो बोलेंगे लड़की वाला कलर है। रंगों में भी हमने क्या कर दिया, एक प्रकार से भेदभाव। यहाँ भूमिका का मतलब समझो, भूमिका का मतलब यहाँ सिंपल सा मतलब है कि हमने रोल क्या है, यानी रोल गर्ल और रोल बॉय का बोले हमने, यानी भूमिकाएं बदल दी हमने। जेंडर के आधार पर हम उसके काम को फर्क कर रहे हैं ना, या उसका बदलाव कर रहे हैं। उसके बाद है भाई पुरुषत्व। तो क्या होता है भाई, पुरुष और महिला की बात है हम करेंगे। तो ये क्या होता है, जैसे पुरुष क्या, पुरुष में यानी जहाँ पर मोस्टली अगर आप पुरुषों की बात करें तो यहाँ पर अगर यह बागे पूरी साइंस के अकॉर्डिंग बात की गई तो पुरुषत्व वाला मैं आपको बताता हूँ। देखिएगा इसको तो अंडर में बताता हूँ, देखिए ओपन ही कर लीजिए। कहाँ गया, जेंडर भूमिकाएं 1.4 में है। ठीक है, उसके बाद कहाँ गया पुरुषत्व। भाई पुरुषत्व इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जैसे यहाँ पर इन्होंने कहा कि पुरुषत्व की उत्पत्ति लैटिन शब्द से हुई है जिसकी उत्पत्ति क्रमशः पुरुष व्यक्ति या पुरुष होता है। इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 14वीं शताब्दी में हुआ। तो यहाँ पर मर्द, देखो पुरुषत्व का मतलब जैसे कोई लड़का है तो पुरुषत्व का मतलब जैसे मर्दांगिनी की, जैसे भाई एक ताकत मजबूती उस प्रकार की हिम्मत की हम बात करते हैं। देखो तुम सब देखा होगा ना भाई, लड़की है तो अगर कोई लड़का रोता रहता तो बोल देते लड़कियों की तरह क्यों रो रहा है। नहीं, हम पुरुषत्व के एक प्रकार से मजबूती, बलशाली, ताकतवर मानते हैं। ठीक है, महिलाओं को उस प्रकार से स्त्रुत अलग ममता मानते हैं। जैसे माँ की ममता भाई अलग होती है। महिला तो क्या पालन पोषण करेगी, पुरुष है तो क्या करेगा, शासन करेगा, सत्ता चलाएगा। अरे तुम सबने देखा होगा ना क्या भाई, अगर मैं आप एक चीज़ आप सबने और देखोगी, जैसे मान लो गाँव में पता क्या होता है, जैसे मान लो गाँव में अगर सरपंच का चुनाव है, जिसको हम बोलते हैं प्रधान और धान बोलते हैं, हरियाणा में सरपंच बोलते हैं। कई जगह पर तुमने देखा होगा कई बार महिला सीट हो जाती हैं। जैसे महिला लेडीज है, अगर मान लो सरपंच है, प्रधान है, महिला है, तो उसकी जो सारा काम करता है उसका पुरुष ही करता है। महिला को कुछ काम ही नहीं करने देता, पुरुष ही करता। वही मोटरसाइकिल लेकर के घूमता रहता है। तो ये एक प्रकार से पुरुषत्व को हम यहाँ पर क्या करें, मर्दांगिनी, एक प्रकार से जैसे हम पुरुषों को अभिव्यक्त करते हैं। भाई मर्द है तो ताकतवर है या काम वही करेगा, जैसे मजबूती, बल। ठीक है, मर्दांगिनी, इस प्रकार की हम बातों को वो रहे ना, एक प्रकार से पहचान को बता रहा है। ठीक है, सामाजिकरण में यानी पुरुषों को लेकर के हम बात करें, जैसे शारीरिक रूप से जैसे उनकी गठन, ताकत, मजबूती, इन पर वो उनका ध्यान केंद्रित होता है। इस महिला विद्वान ने आगे कहा है कि बालकों और पुरुषों में पुरुषत्व विशेषताओं को विकसित करने के लिए अभियान सामाजिकरण, यानी समाज जो है पुरुषों को एक ताकत के रूप में मानता है। ठीक है, स्त्रीत्व की बात करेंगे। देखो स्त्रीत्व को हम जैसे व्यवहार गुण, जैसे नहीं कोई लड़की है कोई लड़का है तो लड़कों को मानेंगे भैया वो जाएगा, कमाएगा, धमाएगा, काम करेगा, परिवार का पालन पोषण करेगा। लड़कियों में क्या होता है, स्त्री में हम क्या देखते हैं भैया, कहते हैं गुणी हो, घर के काम करती हो, उसकी वेशभूषा, उसकी शारीरिक बनावट, उसकी मुद्राएं, ये सारे चीज़ों से हम स्त्रीत्व की बात करते हैं ना। जैसे भाई कैसे मान लो कि अगर कोई लड़की है शर्माती नहीं है तो बोलेंगे भाई शर्माना तो लड़की का गुण होता है। ठीक है, देखा होगा ना व्यवहारों की जो वेशभूषा, जैसे लेडीज है उसके कपड़ों की बात करें तो इसकी यानी स्त्रीत्व हम क्या इसकी बात कर रहे हैं, यानी महिलाओं के जो गुण होते हैं, यानी पुरुषों की गुण। भाई पुरुष का गुण क्या है, जैसे मर्दांगिनी है, जैसे मान लो बलशाली है, ताकत है। ठीक है, या इस प्रकार से। ठीक है, महिलाओं का गुण क्या है, जैसे उसके गुणों, जैसे भाई गुण है क्या है भाई, वो शर्माएगी, लजाएगी, घर का पालन पोषण करेगी, उसके व्यवहार जो है ना भाई वो काम, घर के काम सीखे रहेगी, इसको बात कर रहे हैं। ठीक है, शारीरिक बनावट उसकी अलग प्रकार की होती है। भाई महिला और पुरुषों में शारीरिक बनावट अलग अलग प्रकार की होती है ना। जैसे यहाँ पर इन्होंने कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं महिलाओं और पुरुषों को। ठीक है, इंडिया में किस प्रकार से महिला पुरुषों का अनुपात है। ठीक है, यहाँ पर पुरुषत्व को जो बताया जा रहा है और जो स्त्रीत्व को बताया जा रहा है, पुरुषों के क्या गुण हैं और स्त्रियों के क्या गुण हैं। गुण आप समझ रहे हैं, यानी पुरुषों में एक प्रकार से जैसे ताकत है, क्षमता है, बहादुरी है। ठीक है, यानी यहाँ पर हम मसल पावर की बात कर रहे हैं। ठीक है, पुरुष में क्या एक प्रकार से भाई मसल पावर है। ठीक है, स्त्री की हम बात करें, स्त्री के हम गुण बात करें, स्त्री में किस प्रकार के गुण होते हैं। स्त्री का गुण क्या, जैसे भाई गुणी होगी, घर के काम करती होगी, या इस प्रकार से उसके व्यवहार की, उसकी वेशभूषा भी हम बहुत देखते हैं। पुरुष की वेशभूषा तो कोई थोड़ी देखता है, नहीं होगे,
शर्माना, लजाना, इस प्रकार की चीज़ों को हम ज़्यादा देखते हैं ना। भाई कितनी शर्माती है, जब मान लो कोई लड़की नहीं शर्मा रही, बोलेगी शर्माती नहीं, लड़कियों में इसके संस्कार ही नहीं है, तो इसी प्रकार के भी लोग बोलते हैं ना। उसका बाद है जैसे नेक्स्ट अगर आप देखेंगे सामाजिक और निजी विभेद, यानी किस प्रकार से, देखो सार्वजनिक, देखो आप लोग देखा होगा ना विभेद यानी बहुत ज़्यादा भेदभाव भी होता ना। सार्वजनिक और निजी के बीच विरोधाभास महिलाओं के घर में सीमित करता है और उनके घूमने फिरने पर। देखो भाई क्या होता है, जैसे महिलाएं होती हैं उनको घर से बाहर जाने ही नहीं देते हैं लोग, प्रतिबंध लगा देते हैं, घर में रहेगी। एक प्रकार से क्या हो, विभेद होता, डिफरेंस होता ना। अभी मैंने बताया ना, लड़का है तो जा कर के कहाँ पर, दिल्ली में जाकर के मुखर्जी नगर में कोचिंग कर रहा है। लड़की है भैया गांव में ही रहेगी, अपने शहर में रहेगी, बाहर नहीं जाएगी, बाहर जाएगी तो बिगड़ जाएगी, वहाँ पर कोई लड़का लड़की में रिलेशन होगा, भाग जाएगी। इस प्रकार के भी लोग सोचते हैं ना, सोचते हैं कि नहीं सोचते, सच्चाई बता रहा हूँ, ठीक है। जैसे लड़कों को ज़्यादा राइट मिलेगा। विभेद एक प्रकार का हम क्या करते, लड़का और लड़की के पालन पोषण में भी भेद है। अरे भाई लड़के को पालते हैं तो अलग प्रकार से, लड़कियों को कई बार भाई बहुत सारे घरों में नहीं मिलता उस प्रकार सा। भैया है तो भैया को तो सारा खाना मिल रहा हो, भैया तो भैया के लिए पता नहीं क्या क्या है, बिटिया है उसको नहीं मिलता, गुड़िया है, ठीक है। इस प्रकार के भी क्या होते हैं, विभेद होते हैं। देखभाल में भी हम विभेद करते हैं, एजुकेशन में भेदभाव है, ठीक है। अब मैं पॉइंट बताता हूं, ठीक है, किस प्रकार से। एक तो घर में माता पिता भी विभेद करेंगे, ठीक है। अगर मान लो भैया है तो भैया के साथ अलग है और बहन है तो बहन के साथ अलग है, होता है, आप लोग देखती भी होंगी। दूसरा पालन पोषण में विभेद होता है, ठीक है। क्या होता है, पालन पोषण में विभेद होता है, ठीक है। भैया को ज़्यादा दूध मिल रहा है, गुड़िया तो उसको दूध कम मिल रहा है, कोई बात नहीं, इसको शादी करके दूसरे के घर जाना है। एजुकेशन में विभेद होता है, लड़का तो उसको खूब लिखा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, भैया हमारे कुल का दिया वही जलाने वाला है, ठीक है। लड़की है तो उसको सोचेंगे नहीं नहीं तो इसको ज़्यादा पढ़ा लिखा देंगे, दूसरे के घर जाने वाली है, उसके लिए तो क्या करते हैं, सिर्फ वो क्या बोलते हैं, दहेज इकट्ठा करते रहते हैं। जिस दिन उसका जन्म होता है ना, उसी दिन से वो दहेज इकट्ठा करने लग जाते हैं। जैसे मान लो अगर किसी के घर में, आज मैं सच्चाई बता रहा हूँ, सबको भी पता हो, जितने लोग यहाँ पर बैठे हुए आप सबको तो पता ही होगा, अगर भाई किसी के घर में अगर जिस दिन लड़की का जन्म होता है उसी के दिन से उसका जो बाप होता है, उसकी जो माँ होती है, उसी दिन से उसके लिए दहेज इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं। लड़की की शादी 20-22 साल या 25 साल के बाद होनी है, लेकिन जिस दिन उसका जन्म हुआ उसी दिन से माँ बाप पर एक प्रकार का क्या आ जाता, भार आ जाता। पता नहीं इसकी शादी ब्याह कैसे करेंगे, उसमें बहुत खर्चा होगा, बहुत दहेज, यानी एक एक पैसा जोड़ने। अब मान लो एक बात करो, सुनो, लड़की पर अगर देखोगे उसको लिखाएंगे पर, अरे उसके एजुकेशन पे जो पैसा खर्चा होना ना उसको नहीं करेंगे। अगर मान लो लड़की को पढ़ाना है कि भैया उसके लिए साल का 1 लाख 1.5 लाख रुपए लगना है, तो नहीं लगाएंगे, उसके लिए दहेज इकट्ठा करते रहेंगे। दहेज तो बहुत सारा इकट्ठा कर देंगे, लेकिन उसको पढ़ाते लिखा। इस प्रकार का क्या होता है, विभेद समाज में आप लोग देखते होंगे ना, किस प्रकार से भाई विभेद होता है, हर स्तर पर विभेद होता है, ठीक है। पित्रात्मक सत्ता, पिता यानी पिता प्रधान जो हमारा समाज है ना, उसमें भी विभेद होता है। एक प्रकार से राजनीति में भैया विभेद है, व्यवसाय में विभेद है, हर जगह पर महिलाओं और पुरुषों में क्या होता है, एक प्रकार से हमें विभेद यानी भेदभाव। विभेद का मतलब समझते हो, भेदभाव होना, ठीक है। विभेद तो हमें देखने को मिलता है, हर जगह पर विभेद होता है। जैसे मैंने बताया ना भैया, एजुकेशन में, व्यवसाय में, नौकरी चाकरी में विभेद होता है, ठीक है। कई अब तो भाई सरकार इतनी जागरूक हो गई तो वैसा नहीं होता है, लेकिन महिलाओं के काम अलग हैं, पुरुषों के काम अलग हैं, ऐसे भी होता है। घरों में कितना सारा डिफरेंस होता है तो आपको सबको पता। पालन पोषण में फ़र्क है, एजुकेशन का फ़र्क है। मैंने बताया लड़की पैदा हो गई तो उसके लिए तो पहले दिन से दहेज इकट्ठा कर रहे हैं वो लोग, ठीक है। तो पहले दिन से नहीं, उसको पढ़ाएगा नहीं, वो सोचेगा कि अब इसको ज़्यादा पढ़ा देंगे, अगर पढ़ाएंगे दहेज कहाँ से इकट्ठा होगा, ठीक है। इस प्रकार की पितृसत्ता कहते हैं। पितृसत्ता यानी पुरुष की सत्ता, ठीक है। वो तो आप सबको पता हो कि इंडिया हमारा जो देश है पितृसत्ता वाला देश है। पितृसत्ता का मतलब होता है कि जहां पर वंश या कुल पिता के अनुसार चलते हैं। पिता के अनुसार आप समझते हो, जैसे मान लीजिए अगर अभी आपके घर में जो मुखिया आपके दादाजी हैं, ठीक है, जिस दिन आपके दादाजी नहीं होंगे आपके पिताजी हो जाएंगे, ठीक है। जैसे मान लो आपके पिताजी नहीं होंगे उस दिन आपके भैया हो जाएंगे। यानी यहाँ पर जो हमारी क्या होती है, पितृसत्ता, पितरात्मक सत्ता, यानी पिता के द्वारा जब कुल या वंश को चलाया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, पितृसत्ता। समझ रहे हैं? पितृसत्ता का मतलब क्या होता है कि जब पिता के द्वारा ही सत्ता को चलाया जाता हो। जैसे पितृसत्ता को पुरुष या पुरुषों के शासन से परिभाषित किया जाता है। पितृत्मक सत्ता संस्थाएं पुरुष के प्रभुत्व को मजबूत बनाती हैं और महिलाओं के अधीन। यानी पितृसत्ता में क्या होता है,
महिलाएं पुरुषों के अधीन होती है। एग्जाम्पल मैं बताऊं, जैसे देख तुम सबने तो ना, जैसे मान लो एक लड़की है, लड़की की शादी अगर लड़के से हो जाती है तो लड़की का सरनेम बदल जाता है। ठीक है, क्या बदल जाता है भैया? सरनेम बदल, वो अपने घर की नहीं, उसका कोई सरनेम, उसका कोई अस्तित्व नहीं है। कहने मतलब पुरुष के साथ वो चली गई तो उसके साथ उसका, ये पितरात्मक सत्ता में क्या होता है, महिलाएं जो क्या एक प्रकार से होती है पुरुषों के अंडर में मानी जाती है, यानी उनके अंदर में गिनी जाती हैं। मोस्टली इंडिया में तो पितरात्मक सत्ता ही है। ठीक है, और उसी प्रकार से देखो कि महिलाओं के खिलाफ शोषण और दुनिया भर की चीज़ें होती है। उसके बाद आप प्रारूप को रूढ़ करना, ये तो इतना ज़्यादा मुझे लगता नहीं कभी एग्जाम में आया होगा, इतना नहीं, लेकिन जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ। नारीवाद क्या था भाई? नारीवाद एक प्रकार का आंदोलन था। ठीक है, सुनो मेरी बात को, देखो ये विदेश में हुआ भाई मेरे, ठीक है, दूसरे देशों में हुआ था। ठीक है, देखो एक चीज़ में, नारीवाद जिसको इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं लोग, फेमिनिज्म, फेमिनिस्ट बोलते हैं, फेमिनिज्म। देखो भाई महिलाओं के साथ बहुत सारा भेदभाव हुआ। अगर मैं बताऊंगा आप सबको ना, जो बड़े बड़े देश हैं जैसे ऑस्ट्रेलिया है, जैसे मैं अमेरिका की बात करूँ ना, यूरोप के देश हैं, आज आप सब लोग यूरोप के देशों में देखते हैं भाई वहाँ पर महिलाओं को कितनी स्वतंत्रता है, कुछ भी कपड़े पहन के घूमती रहती हैं, उनको लोगों को कितनी आज़ादी है। आपको पता है आज से लगभग 60 साल 70 साल या 100 साल पहले अगर आप देखेंगे तो उन देशों में महिलाओं को किसी प्रकार का राइट नहीं होता, महिलाओं को वोटिंग यानी वोट डालने का भी अधिकार नहीं था। तो महिलाओं ने अपने अधिकारों, ध्यान सुना क्या बोला हूँ मैं, बिल्कुल सटीक लाइन बोल रहा हूँ, यही एग्जाम में लिखते हैं। ठीक है, क्या बोल रहा हूँ कि महिलाओं ने अपने अधिकारों के लिए, महिलाओं ने अपने अधिकारों के लिए जो लड़ाई लड़ी है, जो आंदोलन किया है, उसी को हम क्या बोलते हैं, फेमिनिज्म बोलते हैं। यानी महिलाएं करें भैया कि पुरुषों के बराबर हमें भी अधिकार मिलने चाहिए। अगर पुरुष वोट डालता है तो महिला भी वोट, यानी बराबरी के लिए। यानी महिलाएं नहीं करें कि पुरुषों से ज़्यादा हमें राइट दे दो या पुरुषों के ज़्यादा हमें अधिकार दे दिए। लेकिन यहाँ पर महिलाओं का पक्ष क्या है, नारीवाद। नारीवाद क्या है? नारीवाद एक प्रकार का आंदोलन है। अरे भैया महिलाओं ने आंदोलन करके वोटिंग राइट लिया है भाई। भारत तो काफ़ी लंबे समय के बाद आज़ाद हुआ। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं 1871 में फ्रांस में। ठीक है, यानी कह सकते हैं कि जैसे फ्रांस है, अमेरिका है, या जितने यूरोपीय देश हैं, यहाँ पर महिलाओं ने अपनी आज़ादी के लिए, अपनी स्वतंत्रता के लिए, अरे बहुत सारे भाई मेरे ऐसे देश थे जहाँ पर महिलाओं को खाता खोलने, यानी बैंक में जो खाता खुलता महिलाओं के नाम पर नहीं खुलता था। कई सारे धर्म में महिलाओं को बताया गया कि उनमें आधी आत्मा होती है। ठीक है, कई सारे देशों में इनको गवाही के रूप में नहीं माना जाता था। गवाही आप जैसे किसी मामले कोर्ट में केस होता तो वहां पर गवाही होती है ना, तो इनकी गवाही तक नहीं मानी जाती थी। महिलाओं की गवाही अगर ये बोल रही इनको गलत माना है, मानते ही नहीं थे। ठीक है, तो महिलाओं ने एक प्रकार से क्या, जो आज़ादी लड़ी, यानी जो लड़ाई लड़ी है, किसके लिए, अपने अधिकारों के लिए। महिलाओं ने जो अपने अधिकारों, उसी को हम बोलते हैं नारीवाद बोलते हैं। और इन्होंने ये जो नारीवाद आंदोलन है मोस्टली वोटिंग राइट को लेकर के हुआ था। किसके लिए हुआ, वोटिंग राइट को, क्योंकि उनको वोट डालने का अधिकार नहीं था। पुरुष तो वोट डालता था, महिला वोट नहीं डालती थी। और वोट डालने के नाम से और भी अधिकारों के लिए महिलाओं ने भी, अभी भी तुम लोग देखते हैं इंडिया में ना, अभी भी देखा होगा ना, महिलाओं को 33% आरक्षण मिला। कहाँ पर भैया, महिलाओं को 33% आरक्षण कहाँ पर, जो हमारी पंचायतें होती हैं, जो हमारे नगर निगम और नगर पालिका होती है, यानी जो अभी देखोगे लोकसभा में, या जो हमारे, या आप देखोगे जो अगर देखोगे जब इलेक्शन होता है, असेंबली का इलेक्शन होता है या पार्लियामेंट में अगर देखोगे तो वहाँ पर महिलाओं को कोई आरक्षण, वहाँ पर भी ये बात होती कि महिलाओं को 33% आरक्षण मिलना चाहिए। लेकिन इंडिया में अभी भी महिलाओं को 33% आरक्षण नहीं मिला ना। वो तो कहाँ पर 33% आरक्षण कहाँ पर मिला महिलाओं को, वो तो भाई सबसे छोटे लेवल पर मिला है। प्रधान, सरपंच जो बनते हैं और जो यहाँ पर हमारे नगर निगम, नगर पालिकाएं होती हैं, यहाँ पर 33% आरक्षण है। बल्कि महिलाओं को अभी तक अगर आप देखेंगे तो ना तो विधानसभा में, जिसे हम क्या बोलते हैं विधानसभा, राज्य में विधानसभा, उसी प्रकार से पार्लियामेंट में महिलाओं का, आज भी अगर आप इंडियन पार्लियामेंट को उठाकर देख लें, महिलाओं की संख्या आपको क्या मिलेगी, कम ही मिलेगी। यानी महिलाएं आज भी क्या कर रही हैं, अपने अधिकारों के लिए क्या करें, लड़ाई। यानी महिलाओं ने अपने अधिकारों के लिए जो लड़ाई लड़ी है उसको हम क्या बोलते हैं, नारीवाद, यानी इसको इंग्लिश में फेमिनिज्म बोलते हैं, फेमिनिस्ट। आज भी जो कोई महिला बहुत अधिकारों की बात है उसको बोलते हैं फेमिनिस्ट हो गई है। ठीक है, काफ़ी ये नाम आपने वैसा सुना नहीं हो, लेकिन ये नारीवादी आंदोलनों को फेमिनिज्म बोलते हैं। ठीक है,
आगे है जेंडर आधारित हिंसा। जेंडर आधारित हिंसा का सिंपल सा मतलब होता है लिंग के आधार पर जो हिंसा हो रही है। देखिएगा, जेंडर आधारित हिंसा किसी व्यक्ति के साथ भेदभाव करके की गई हिंसा का अनुवाद है, या भेदभाव उस व्यक्ति के लिंग। जब देखो भाई, जब जेंडर के आधार पर यानी लड़का है या लड़की है इसके आधार पर जब हिंसा होती है, यानी जब हिंसा लिंग के आधार पर, जाति के आधार पर, वर्ग के आधार पर या लैंगिकता के आधार पर हिंसा होती है, हमको क्या बोलते हैं? जेंडर आधारित हिंसा बोलते हैं। ठीक है, जेंडर आधारित हिंसा से जुड़े मुद्दों को संबोधित करते हुए महिलाओं ने और नारीवादियों के संयुक्त राष्ट्र दशक मददगार रहा है। 4 अंतर्राष्ट्रीय महिला सम्मेलनों में निजी और सार्वजनिक क्षेत्रों में हिंसा की पहचान करने। देखो जेंडर, एक सुनो, जेंडर आधारित हिंसा का मतलब समझते हो? जैसे मान लो कोई हिंसा, जैसे घरेलू हिंसा सुना ना, ये घरेलू हिंसा को लेकर के इंडिया में कानून भी बना, जो घरेलू, यानी जेंडर क्या, यानी कोई लड़का है, सॉरी कोई लड़की है, यानी हम जेंडर, यानी हम सिर्फ ये मारपीट कर रहे हैं या भेदभाव कर रहे हैं या हिंसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि तुम सब ने देखा होगा ना, जैसे मान लो कि कोई कंपनी है, कोई दफ्तर है, कोई ऑफिस है, वहां पर जो महिलाएं होती हैं उनके साथ एक प्रकार की जो हिंसा होती है, किस लिए हो रही है? महिला इसलिए हिंसा हो रही है, पुरुष होगा तो नहीं होगा। तुम सब ने देखा होगा ना, जैसे भाई मान लो कोई महिला है, रात में जा रही है, ठीक है, तो उसके साथ वहां पर कुछ भी हो सकता है, आदमी डरता रहता है ना, लेकिन कोई लड़का है, पुरुष है, तो वो आ रहा जा रहा, उसका कोई फर्क नहीं। यानी हम जब सिर्फ लिंग के आधार पर यानी महिला होने के आधार पर जब हिंसा होती है, यानी लिंग, यानी महिला, यानी लिंग के आधार पर, जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, उसको हम क्या बोलते हैं? मोस्टली जेंडर आधारित हिंसा, महिलाओं के साथ जो हिंसाएं होती हैं हम उसको बोलते हैं। जेंडर तो हम उसी की बात नहीं कि भाई महिला है पुरुष है, तो जेंडर आधारित में मूलतः अगर बस हेडिंग बनाने के लिए आप लिख सकती हैं कि भाई किसी का जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर या वर्ग के आधार पर हिंसा होती है। मूलतः जेंडर आधारित हिंसा का मतलब होता है कि जैसे आप देखो, आप कोई कंपनी, अगर आप किसी कंपनी में काम करते हैं, कहीं पर भी अगर वहां पर महिलाएं काम करती होंगी तो वहां पर उनके लिए भी हिंसा जो होती है उस अलग प्रकार की, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? जेंडर आधारित। कभी देखा होगा कि लड़के के साथ कुछ ऐसा हो गया वैसा हो गया, नहीं होता ना, महिलाओं के साथ ही होता है। तो जो पुरुषों के साथ हिंसा नहीं होती है वो सिर्फ महिलाओं के साथ खाली हिंसा होती है, इसको हम क्या बोलते हैं? जेंडर आधारित हिंसा का मतलब मारपीट जो होती है सिर्फ महिलाओं के नाम पर। देखते नहीं कि बहुत सारी महिलाओं को मारा जाता, पीटा जाता है, ठीक है भाई, लड़कों को नहीं, तो इसी को बोलते हैं जेंडर आधारित हिंसा। उसके बाद है यौन उत्पीड़न, यानी हरेसमेंट हम जिसको बोलते हैं, यौन उत्पीड़न आता है। और यौन उत्पीड़न में हम महिलाओं के, अभी तुम सबने देखा होगा ना, अभी क्या हो रहा है, ये जो मामला चल रहा है पहलवानों का मामला, तुम सबने दिल्ली में देखा होगा, एक इसका मामला है, ये पूरा मामला यौन उत्पीड़न का मामला है, जिसको हम क्या बोलते हैं? ठीक है, सेक्सुअल हैरेसमेंट हम जिसको बोलते हैं। ठीक है, इसका मतलब कार्यस्थल पर जेंडर आधारित लैंगिक सेक्सुअल हिंसा है, अवांछनीय लैंगिक हरकतों के जरिए धमकाना, कार्यस्थल पर प्रतिकूल वातावरण पैदा करना यौन उत्पीड़न है। जैसे मान लो कि तुम कहीं पर काम कर रही हो, ठीक है, जैसे कोई लड़की कहीं पर काम कर रही है, उसको वहां पर किसी प्रकार से परेशान किया जाता है कार्यस्थल पर, या उसको धमकाया जाता है, या उसके साथ गलत हरकत की जाती है, ये सारी क्या होती है? यौन उत्पीड़न का मामला था। अभी देखो, महिला पहलवान जो है दिल्ली में देखो कर रही है ना, अभी तो कल मेडल फेंकने गई थी ना, तो इनके साथ जो हिंसा हुई है वो किस में आती है? वो सारा जो मामला है वो यौन उत्पीड़न का मामला है। किसका मामला है? हिंदी में उसको बोलेंगे हम लोग यौन उत्पीड़न के मामले हैं। तो यौन उत्पीड़न मोस्टली इसी को बोलते हैं हम लोग, जब शारीरिक हिंसा, यानी महिलाओं के साथ जब शारीरिक रूप से, मौखिक रूप से मतलब जैसे गालियां देना या अब्यूजिंग करना आप कह सकते हैं, या अंगों को लेकर के जो होती अमौखिक, यानी जो यौन उत्पीड़न होता है, ये नहीं भाई जाकर के उसको टच किया जा रहा है या इसको छुआ जा रहा है, ऐसा नहीं, बल्कि बिना टच किए छुए भी जो हिंसा होती है वो भी यौन उत्पीड़न में काउंट होती है। ठीक है, सेक्सुअल हैरेसमेंट जो है ये थोड़ी है कि आपने जाकर के बाकायदा उसको बॉडी को टच कर लिया, शरीर को छू लिया तभी हिंसा मानी जाएगी, नहीं, बल्कि अगर आप शरीर या बॉडी को टच नहीं कर रहे हैं फिर भी अगर आप कुछ बोल रहे हैं, अब्यूजिंग कर रहे हैं, या अमौखिक मौखिक दोनों प्रकार से। अमौखिक क्या होती है? अमौखिक मतलब समझते हो, जैसे या कोई इशारे किया जा रहा है, गलत इशारे किया जा रहे हैं, या कुछ अलग प्रकार की हरकतें, तो मौखिक अमौखिक दोनों होती हैं। अमौखिक का मतलब कैसा होता है? जैसे मान लो बोल नहीं रहा, अगर मान लो कोई अगर किसी को परेशान कर रहा है, लड़का मान लो बोल नहीं रहा, मान लीजिए बोल नहीं रहा, सिर्फ वो इशारे कर रहा, तो भैया वो तो अमौखिक है, ना तो बोल रहा ना तो कुछ कर रहा। मतलब मौखिक का मतलब जैसे मान लो अब्यूजिंग करना उसमें आ जाता है, या उसके एक प्रकार से करना। दूसरा, और ये शारीरिक का मतलब है कि आपने जब यानी बॉडी को टच किया उसको शारीरिक बोलते हैं हम लोग। ठीक है, यौन सशक्तिकरण का मतलब कि जब महिलाओं को सशक्त किया जा रहा है, जैसे भाई महिलाओं को लिखाया जाए, पढ़ाया जाए, उनको
काम सिखाया जाए ताकि वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा फाइनेंशियल तौर से, ठीक है, सशक्त हो सकें। सशक्तिकरण का मतलब जैसे महिलाओं को अगर देखा होगा ना, सरकार कई प्रकार की योजनाएं चलाती हैं। जैसे आप सबने देखा कि जैसे महिलाओं को, लड़कियों के लिए सरकारी बहुत सारी योजनाएं हैं, चलती हैं ना। इन योजनाओं से हम क्या करते हैं, महिलाओं को सशक्त बनाने का हमारा प्रयास होता है, ठीक है, सशक्त बनाने का। जैसे उनके लिए उनकी कोई नौकरी जॉब है, जैसे उनको कई बार तुम सबने देखा ना, महिलाओं को जैसे लड़कियां होती हैं, जैसे वो 10th पास कर ली, 12th पास कर ली, तो सरकारें भी उनकी कई सारी स्कीम चलाती हैं ना। चलाती हैं कि नहीं चलाती, सबको पता है ना भाई। जैसे 50,000 तुमने देखा होगा पास करने के बाद, या उनको स्कूटी देना, एक्टिवा देना, या महिलाओं के लिए रोजगार के लिए अवसर प्रदान करना, जैसे उनको सिलाई है, कढ़ाई है, या इस प्रकार की चीज़ें करवाना। एजुकेशन में भी देखा कि महिलाओं को कई सारी छूट मिलती है, देखा होगा ना। तो यानी इसको हम क्या बोलते हैं, महिला सशक्तिकरण। ये जो वर्ड है पूरा पॉलिटिकली राजनीतिक शब्द है, सशक्तिकरण मोस्टली महिलाओं के जेंडर में आता है कि जब हम महिला को एक प्रकार से मजबूत बना रहे हैं। आप क्या कह सकते हैं कि जब महिलाओं को, उनको मजबूत किस प्रकार से, भैया उनको पढ़ा लिखा करके आप मजबूत बना सकते हैं, उनको रोजगार दे करके मजबूत बना सकते हैं, उनको जागरूक बना सकते हैं। अरे महिला सशक्तिकरण में देखा नहीं होगा, जो उनको क्या बोलते हैं, अरे मान लो कोई छेड़ रहा है तो स्प्रे मार देना है, जूडो कराटे सिखाते हैं, सिखाते नहीं, अलग अलग सेंटर में जाते हैं, लड़कियों को बताते हैं कि मान लो अगर तुमको कोई छेड़ रहा है उसको साथ कैसे करना है, स्प्रे मार करके भाग जाना है, ट्रेनिंग देते हैं ना, ये आते हैं लोग ना ट्रेनिंग देने के लिए। तो ये जो भाई सब ट्रेनिंग देने लोग आ रहे हैं कि महिलाओं, जैसे तुम कहीं जा रही हो, ठीक है, कोई रास्ते में कोई सिरफरा आदमी मिल गया तो उसको कैसे करोगे, मिर्ची का पाउडर रखे रहना, स्प्रे मार देना, या ऐसा कर देना, या कहीं ऐसी जगह मार देना वो बेचारा बैठ जाए, ऐसा मुक्का मार देना, ठीक है। इस प्रकार से यानी पढ़ा करके, लिखा करके उनको ट्रेनिंग भी दी जाता है फैसली। तो वे मान लो कोई आ गया भाई, लड़ाई करने लग गया, पकड़ने लग गया, जोर जबरदस्ती करने गया, तो वहां पर आप अपना कैसा बचाव करेंगी। इसमें भी अगर महिलाओं को ट्रेनिंग दी जाए, इसको भी हम क्या बोलेंगे, सशक्तिकरण। अगर उनको पढ़ाया जाता है, लिखाया जाता है, या उनको कुछ बताया सिखाया जाता है ताकि उनको नौकरी मिले, रोजगार मिले, वो सशक्त हो सकें, ये भाई सारा सशक्तिकरण में आता है, ठीक है। तो पहले चैप्टर में आपका यही था लगभग। अगर आप 1.4 देखेंगे तो इसका क्या गया है, सारांश आ गया है, ठीक है। तो जो नेक्स्ट हमारा चैप्टर रहेगा उसमें क्या देखें, चैप्टर नंबर 2 क्या है, जेंडर और लैंगिकता। हम यहाँ पर जेंडर और लैंगिकता की बात करेंगे मोस्टली, ठीक है। चैप्टर नंबर 2 इसमें पूरा साइंटिफिक चलेगा, ठीक है। इसमें साइंस, जैसे लैंगिकता क्या होती है, देखो मनुष्य की के लिए लिंग, सेक्स, जेंडर, पहचान, भूमिकाएं। जैसे लैंगिकता है, जैसे झुकाव है, आनंद है, प्रजनन है, इस प्रकार की लैंगिकता। यानी पुरुष में हम यहाँ पुरुषों की जो बात कर रहे हैं, ये जो उसमें एक प्रकार से जो फीलिंग्स हैं उनकी बात करें। जैसे मान लीजिए करें कि भाई कल्पना है, इच्छा है, विश्वास है, व्यक्ति है, इसको हम लैंगिकता को बोल रहे हैं, ठीक है। नहीं, लैंगिकता एक प्रकार की क्या होती है, जेंडर को बताती है, मोस्टली सेक्स को बताती है, मनुष्य में जो इच्छाएं को बताती हैं। जैसे महिला है तो भाई उसमें किस प्रकार की इच्छाएं होंगी, पुरुष है तो उसमें किस प्रकार की इच्छाएं होंगी, ठीक है, उसको बता रहे हैं, ठीक है। जैसे एक प्रकार की जैसे लैंगिकता मोस्टली हम साइंस के लिहाज से बात करते हैं, ठीक है। जैसे आप देखेंगे कि इस प्रकार से हम इसको लैंगिकता बोलते हैं, ठीक है। सेक्सुअलिटी, ठीक है, क्या बोलते हैं इसमें, जब हम सेक्सुअलिटी की बात करते हैं। जैसे जेंडर, पहचान और भूमिकाएं, लैंगिक झुकाव, आनंद, अंतरंग, प्रजनन केंद्रीय रूप में शामिल हो, जीवन भर रहती हैं। जैसे मान लो कि लैंगिकता एक प्रकार के, जैसे झुकाव का मतलब समझते हो भैया, लड़का और लड़की में जो झुकाव होता है उसको बात कर रहे हैं, ठीक है। आनंद यानी जो एक प्लेजर होता है, जो प्लेजर को बोलते हैं, आनंद को क्या बोलते हैं, लड़का लड़की उसमें एक प्लेजर होता है, प्लेजर की बात करें, ठीक है। अंतरंग का मतलब उनमें जो रिलेशन होता है उसको बोलते हैं। कई बार तुमने टीवी में सुना होगा ना, फलाने में अंतरंग संबंध थे, सुना होगा ना। प्रजनन का मतलब है कि जब महिलाएं जब बच्चे को जन्म देती है उसको हम क्या बोलते हैं, प्रजनन। यानी लैंगिकता में इस प्रकार की चीज़ें शामिल होती हैं, ठीक है। लैंगिकता में यानी हम यहाँ पर मोस्टली साइंस की बात करें, यानी एक लड़की और लड़के में जो झुकाव है, कह सकते हो जो प्लेजर है, आप उसकी बात करें। अंतरंग का मतलब उनमें जो रिलेशन है, ठीक है। प्रजनन का मतलब जो उसमें बच्चे को जन्म दे रही प्रजनन, ये इसमें केंद्रीय पहलू होते हैं, जीवन भर रहते हैं, कह रहे हैं, ठीक है। लैंगिकता विचारों में होती है, जैसे कल्पनाओं में, इच्छाओं में, विश्वासों में। इस प्रकार से लैंगिकता को हम क्या कर सकते हैं, अभिव्यक्त कर सकते हैं, बता सकते हैं। जैसे मान लो भैया कि तो कोई तुमको पसंद है तो तुम कैसे बताओगे, भाई बोल करके बता सकते, अभिव्यक्त कर सकते हो ना, इस प्रकार से, ठीक है। फलाने को फलाने पसंद है तो वो बता देंगे, इस प्रकार से कर सकते हैं ना। इस पूरा इसको हम लैंगिकता में संकल्पना बता रहे हैं। आगे देखिएगा, लैंगिकता, सेक्सुअलिटी, सामाजिक निर्मिति। देखिएगा, ये ने बोला मेरा नाम अनुपा है, मुझे भोजन पसंद है, फिर भी मुझे यह बताना मुश्किल है कि मुझे
कौन सी चीज़ पसंद है, पर अगर वह बताते हैं तो खाने की मेरी पसंदीदा चीज़ गोलगप्पे हैं तो सबसे ऊपर है। आप उन लोगों के लिए जिन्हें कभी गोलगप्पे आनंद लिया तो गोलगप्पे भुने हुए आटे हैं। जैसे यहाँ पर बता रही है कि लैंगिकता को कई बार आदमी भाई मेरे बता नहीं पाता है कि उसके मन में क्या इच्छाएं हैं। जैसे मान लो कि कोई लड़का है या लड़की है, उसमें जो इच्छाएं अगर वो इच्छाओं को अगर क्या करता है अभिव्यक्त नहीं कर पाता है, क्या करता आता है अभिव्यक्त करने का मतलब समझते हो, हम किसी को अपनी बात को दूसरे के सामने रख नहीं पा रहे हैं, क्या बोलते हैं इसको अभिव्यक्त करना, क्या बोलते हैं अव्यक्त। जैसे मान लो कि भाई किसी को फलाने पसंद है, फलाने को फलानी पसंद है, तो एक दूसरे को लोग बता नहीं पा रहे हैं, ठीक है। जैसे मान लो उसको हम बोलते हैं अव्यक्त आप नहीं कर रहे हैं या आप उसको बता नहीं पा रहे हैं, ठीक है। ये सकारात्मक और नकारात्मक दोनों होती है, क्या होती है, पॉजिटिव होती है और नेगेटिव दोनों होती है, ठीक है। अगर आप देखेंगे इसमें, अगर आप देखेंगे जैसे लैंगिकता तो हो गई, चलो आप जो नेक्स्ट लैंगिकता आएगी तो और भी मैं इसको डिटेल में बता दूंगा लैंगिकता को लेकर के। इसमें जो मोस्टली जो पूछा जाता है लैंगिकता जो होती है जीवन के पहलू में होती है। जैसे विश्व स्वास्थ्य संगठन ने लैंगिकता को विस्तृत परिभाषा दी है, हालांकि इसे पुनर्स्थापित करने की जरूरत है। हमारे जीवन का केंद्र यानी लैंगिकता हमारे जीवन का क्या भैया केंद्रीय पहलू है। प्लेजर उलेजर जो होता आदमी में होता नहीं, चाहे लड़का चाहे लड़की हो, तो उसमें क्या हमारा केंद्रीय पहलू है, यानी आदमी के शरीर में है, ठीक है कह रहे हैं। यह हमारे जीवन के लगभग सभी पेचीदगियों में मौजूद रहता है, उन पेचीदगियों को संबोधित करना महत्वपूर्ण है। हम आपके सामने कुछ ऐसे पहलू प्रस्तुत कर रहे हैं और आप देख सकते हैं कि इस प्रकार लैंगिकता इन पहलू में है। जैसे शिक्षा में, जैसे बता रहे हैं कि 5वीं कक्षा के बाद बच्चियों का स्कूल छोड़ देना हमारे देश का एक बड़ा मुद्दा है। प्राइमरी वाले विद्यालय, प्राथमिक विद्यालय गांव से बहुत दूर होते हैं। शिक्षा से हम इसे जेंडर का मुद्दा कह सकते हैं, हालांकि क्या सचमुच यह जेंडर का मुद्दा है। अगर आप स्कूल छोड़ने की बात इन बालिकाओं के माता पिता से बात करेंगे तो वह बताएंगे चूंकि विद्यालय गांव से बहुत दूर है, इसलिए उन्होंने यह डर था कि विद्यालय आते जाते समय रास्ते में उनकी बच्चियों को कुछ गलत हरकतें होंगी। तो कुछ ने कहा कि तात्पर्य हिंसा हो सकता था। इस बात से हम कुछ लड़कियों में लैंगिकता का उपभोग न करने लगे। चलना फिरना, महिलाओं को रात भर जाने, देखो लैंगिकता का मतलब एक प्लेजर जो होता है हम उसकी बात कर रहे हैं, आप समझ रहे हैं। जैसे मान लो भाई एक एग्जांपल दिया गया, जैसे मान लो लड़की है, ठीक है, कह रहे हैं भैया लड़की गांव में पढ़ती थी, जैसे लड़की गांव में पढ़ती थी, शहर में पढ़ती थी, तो कह रहे हैं कि भैया अगर लड़की हमारी कहीं और पढ़ने चली जाएगी, घर गाँव से दूर आने जाने लगेगी, तो उसको क्या हो गया, आते जाते लोग छेड़ेंगे, ठीक है। कुछ लड़कियाँ अपनी लैंगिकता का उपभोग ना करने लगेंगी। उपभोग का मतलब आप समझ रहे हैं, यानी एक प्रकार से लड़की और लड़का एक प्रकार से वह संबंध ना बनाने लग जाएं या आसपास ना आ जाएं। इस प्रकार छेड़छाड़ हो सकती, चलो मैंने मान लिया, लेकिन आपस में उनमें रिलेशन भी बन सकता है। आप इसको करें भैया पहले माँ बाप को डरे है, जैसे कह रहे हैं कि भाई लड़की अगर दूर जाएगी तो एक क्या होगी भाई उसके साथ छेड़छाड़ हो सकती है, चलो मैंने मान लिया। लेकिन दूसरा जो उनके दूसरे प्रकार से माँ बाप को जो डर है, अगर वो एक प्रकार से क्या होगी, अगर किसी के साथ रिलेशनशिप में ना जाए, इस बात को कह रहे हैं, ठीक है। तो कहीं इन्होंने बोला ना क्या करें कि कुछ लड़कियां अपनी लैंगिकता को उपयोग ना करने लगें, यानी अपने प्लेजर को फील ना करने लगे, या एक प्रकार से उनके साथ किसी के साथ उनका रिलेशन ना बन जाए, इसको बोल रहे हैं। आगे देखें जैसे चलना फिरना, क्योंकि इन बातों को बताऊंगा तो आप इस चीज़ को ज़्यादा समझ पाएंगे। देखिएगा, महिलाओं को रात में बाहर जाने की अनुमति नहीं होती है। महिलाएं छात्रावास में अधिकांश लड़कियों को अनुमति नहीं दी जाती कि वो रात में बाहर जाएं। छात्रावासों में पिंजरों यानी कैद खानों के रूप में होता है। यह भी लैंगिकता से ही जुड़ा इशू है, क्योंकि प्राधिकारियों को डर रहता है कि लड़कियों को इन हिंसा का सामना ना करना पड़ जाए। प्राधिकारी आपको बताएंगे कि वह लड़कियों को सुरक्षित करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन यह सिर्फ सुरक्षा का मसला नहीं है। उन्हें डर यह कि अगर लड़कियों को स्वतंत्रता दे दी तो सहमतिपूर्ण संबंध हो या सेक्स में, देखो कह रहे हैं भाई, जैसे मान लो कि ये पूर्णतः लैंगिकता बता रहा है कि यानी महिला और पुरुष में जो रिलेशन होता है, आप समझ रहे हैं, महिला और पुरुष में ये प्रकार से जो रिलेशन होता है, उस रिलेशन के, जैसे मान लो कि भाई कह रहे हैं कि जैसे लड़की है हॉस्टल में रहती है, हॉस्टल में तो भाई हॉस्टल में जो उसकी सुरक्षा हो रही इसलिए हो रही भाई कोई आकर के छेड़छाड़ ना कर दे। दूसरा इसलिए भी सुरक्षा हो रही है ताकि वो किसी के साथ रिलेशन में ना आ जाए, या मतलब होता नहीं भाई माँ बाप को डर है कहीं हमारी लड़की भाग ना जाए, किसी लड़का भगाने ले जाए। तो यहाँ पर इस बात को यानी लैंगिकता को हम बात हैं कि वो किसी के साथ रिलेशनशिप में ना जाए, ये भी एक बहुत बड़ा डर है। जैसे हमने पहला पॉइंट लिया ना कि भाई गांव वालों को, जैसे मान लो एग्जाम्पल है कि माँ बाप को ये डर है कि हमारी बिटिया, अगर हमारी जो लड़की है अगर घर से बाहर निकल करके किसी शहर में जाएगी, वहां पर रहेगी, अगर वहां पर रहेगी तो भाई कोई छेड़छाड़ कर सकता है, चलो एक मामला है,
हो गया। दूसरा मामला ये डर रहता है कि वो किसी लड़के के साथ प्रेम संबंध में ना चली जाए, ठीक है, या रिलेशनशिप में ना जाए। इसी को हम क्या करें, लैंगिकता, यानी वो दोनों आपस में प्लेजर को फील ना करने लग जाए। मूलतः ये बात की जा रही है, आप समझ रहे हैं। जैसे चिकित्सा इलाज के जरिए, ठीक है, जैसे इलाज के शरीर के कुछ ऐसे अंग हैं जो प्रजनन और यौन स्वास्थ्य से संबंधित हैं, जैसे गुप्तांग, यानी जिसे प्राइवेट पार्ट हम बोलते हैं। लड़कियों से यह उम्मीद होती है कि वह इन अंगों को संबंध में शर्म करें, इसलिए जब भी इन अंगों से संबंध में स्वास्थ्य संबंधी कोई मुद्दा उठता है तो चिकित्सक ऐसे अंग दिखाते समय लड़कियां शर्माती हैं आमतौर पर। ऐसे लैंगिकता, जैसे मान लो कि ये करें भैया कि जैसे कोई लड़की है, जैसे हम प्राइवेट पार्ट की बात कर रहे हैं, जैसे भाई डॉक्टर के पास कोई लड़की गई, उसको कोई बात कहनी तो बेचारी शर्मा रही, कुछ बोले नहीं पा रही है। तो मोस्टली देखा होगा ना हॉस्पिटल में क्या महिला डॉक्टर होती है ना। अगर मान लो किसी लेडीज को, ठीक है, जैसे मान लो मेरे घर में मेरी मम्मी है या कुछ भी है, अगर उनको जाना है तो मोस्टली किसको दिखाएंगी, वो महिला डॉक्टर को दिखाएंगी ना, पुरुष वाले थोड़ी दिखाएंगी। पुरुष वाला तो उसको भाई हाथ पैर में कुछ चोट चाट लगी तो दिखा देंगी। मान लो अगर उनको कोई दूसरी प्रॉब्लम है तो किसको, महिला डॉक्टर होगी, उसको देखते नहीं अस्पताल में तो लिखा नहीं था महिला रोग विशेषज्ञ, लिखा नहीं था, उसको जाकर दिखे। तो यहाँ पर मोस्टली उसकी बात करें कि एक प्रकार से जो हम शर्म और लिहाज को करते हैं अपने प्राइवेट पार्ट को लेकर के, उसकी यानी चिकित्सा में इस प्रकार से हमें लैंगिकता को, यहाँ पर लैंगिकता को हम अलग अलग प्रकार से कर रहे हैं ना। भाई फलाने को लग रहा है कि जाकर के उसकी लड़की भाग जाएगी, कहीं प्लेजर न फील कर ले, किसी लड़के के प्रेम संबंध में न पड़ जाए। लैंगिकता को इसमें बात की जा रही है, ठीक है। लैंगिकता की श्रेणियां क्या होती है, देखो श्रेणी क्या है, देखो ध्यान सुनना। संबंध में एक पुरुष एक स्त्री का बीच होना, यह क्या कह रहे हैं, जैसे कोई एक पुरुष एक स्त्री, अगर स्त्री के बीच जो होता है उसको लेंगे, नहीं पुरुष और स्त्री के, एक पुरुष और स्त्री का होना, इसका बीच होना, इसको कह सकते हैं लैंगिकता है। संबंध विवाह की संस्था के दायरे में ही बना जाए। देखो मान लो भाई एक बात बताऊं ना, इंडिया में ना, जैसे मान लो कि अगर एक लड़का है एक लड़की है, अगर दोनों लड़का लड़की बिना शादी के एक साथ रहते तो हमारा समाज उसको सही नहीं मानता है। क्या मानता है, जैसे मान लो भैया कोई लड़की है कोई लड़का है, दोनों बिना शादी के अगर एक साथ रहेंगे तो समाज बोलेगा कि भाई गलत है, ऐसा नहीं रह सकते तुम लोग, ऐसा नहीं रहते, एक छत के नीचे तुमको नहीं रहना है, कोई रूम को तो तुमको कमरा तक नहीं देगा, कोई घर में घुसने तक नहीं देगा, इसी लोगों को, ये समाज की मैं बता रहा हूँ, ठीक है। जब मान लो कि यही मान लो कि अगर उन दोनों लड़की और लड़का ने क्या कर लिया भैया, शादी कर लिया, तो इसी लैंगिकता को क्या करेगा, समाज एक्सेप्ट कर लेगा। यानी उनका जो रिलेशन है वो समाज कब एक्सेप्ट करेगा, जब वो मैरिज कर लेंगे। आप समझ रहे हैं। जैसे मान लो एक लड़का एक लड़की है, ठीक है, लड़का लड़की सहमति के साथ हैं लेकिन शादी नहीं किया है। भाई एक फलाने को लड़की को लड़का पसंद है, ठीक है, लड़की को लड़का पसंद है, लड़के को लड़की पसंद है, दोनों आपस में एक साथ रहते हैं, लेकिन समाज क्या करेगा, नहीं भाई बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए, समाज को खराब कर रहे हैं, गंदगी फैला रहे हैं, ऐसे ऐसे लोग बोलेंगे ना। लेकिन मान लो अगर वही लड़का लड़की, समाज उसके माँ बाप, समाज उसकी अगर शादी कर देगा तो उसी लैंगिकता में कोई फर्क नहीं, समाज बोलेगा सब सही है, शादी कर लिया सब सही हो जाता है, ठीक है। तो वही बता रहे हैं, संबंध ऐसे पुरुष और स्त्री के बीच होना चाहिए जो एक ही जाति और धर्म के हों। भाई श्रेणी तो लोग कहते हैं ना जब शादी होती है, भाई हमें अपनी जाति में शादी करना है, दूसरी जाति में शादी नहीं। तो लैंगिकता में कई प्रकार की श्रेणियां हैं, स्त्री पुरुष का साथ होना आप लैंगिकता कह सकते हैं। दूसरा एक प्रकार से लैंगिकता समाज को, वही लैंगिकता जो जिसको भैया जिस आदमी को लग रहा है कि अगर हमारी लड़की दिल्ली मुंबई कहीं पढ़ने जाएगी या नौकरी करने जाएगी तो किसी लड़के के प्रेम संबंध में पड़ जाएगी, कहीं भाग ना जाए, तो बाद में उसी को लग रहा, उसी बाप को लगता है कि जब शादी कर देता है तो वही बस भी सब सही है। पहले तो दूर भेजने में बेचारे शर्मा रहे थे, कहीं भाग ना जाए, कहीं किसी के रिश्ते, कहीं किसी के साथ वो प्रेम संबंध में ना पड़ जाए, रिलेशनशिप में ना जाए, लेकिन बाद में वही जाकर के शादी होने के बाद भाई उनको सब सही लग रहा है। अब इस आप को समझ रहे हैं ना, ठीक है। ऐसे संबंध जो होते हैं स्त्री और पुरुष के बीच होना जो एक जाति को, मोस्टली हम देखते हैं लैंगिकता में क्या, एक ही जाति के हो एक ही धर्म का, तो उसको समाज एक्सेप्ट, लैंगिकता बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है भाई। एक जाति के धर्म के मतलब जैसे मान लो कोई क्षत्रिय है, वो भी फलानी भी क्षत्रिय, लड़की भी क्षत्रिय है, तो भाई बल्ले बल्ले हो गई लोगों की, एक प्रकार से शादी हो जाएगी, समाज किसी प्रकार से क्या करेगा, आपत्ति नहीं करेगा एक रिलीजन के, धर्म के। और मान लो सेम कास्ट के हो गए, गोत्र के हो गए, तो भाई तलवारें तन जाएंगी, खड़ी हो जाएंगी। ये क्या होता है, फर्क आ जाता है, आप समझ रहे हैं। दूसरा देखिएगा, कुछ बचा है, समान यौन इच्छा। समान यौन इच्छा का मतलब जैसे परिवार, समान लिंग वाले संबंध ऐसे हैं जिनके अंतर्गत पुरुष और महिला अपने ही लिंग वाले लोगों से संबंध। देखो ये समान यौन इच्छा का मैं बता दूं, आज हमारे समाज में बहुत आ रहा भैया, लड़की को लड़की पसंद आ रही। देखो
यानी जो लड़की है वो लड़की के साथ शादी कर रही। तुम सब लोगों ने अखबार में पढ़ा भी होगा ना कि लड़की को लड़की पसंद आ गई है, लड़का लड़के साथ रह रहा है। इसको बोलते हैं समान यौन इच्छा। जैसे मान लो कोई लड़की है, तो अगर लड़की लड़की को पसंद कर रही है तो उसको क्या बोलते हैं, पता क्या बोलते हैं? उसको इंग्लिश में बोलते हैं लेस्बियन, ठीक है। और अगर मान लो लड़के लड़के को पसंद आ रहा है, उसको क्या बोलते हैं? गे बोलते हैं, ठीक है। मैं इंग्लिश LGBTQ जो पूरा ग्रुप आता है उसकी हम बात कर रहे हैं, ठीक है। यानी एक समान यौन इच्छा वाला भी काफ़ी बड़ा इशू इंडिया में आ रहा है, मैं देख रहा हूँ कुछ समय से। ये लड़की लड़की की शादी कर रही है। एक तो मैंने ऐसे देखा था, अखबार में छपा हुआ था कि उस लड़की ने खुद से ही अपने से ही शादी कर लिया है। देखा होगा ना, लड़की लड़की शादी कर रही है, लड़का लड़के शादी कर रहे हैं। इसी को बोलते हैं समान यौन इच्छा। यानी देखो सुनना क्या बोलते हैं, जब जैसे मान लो कोई लड़का है, लड़का लड़के के प्रति अगर आकर्षित होता है तो इसको क्या बोलते हैं? समान यौन इच्छा, ठीक है। और एक लड़की जो है अगर एक लड़के के प्रति एक लड़की है एक लड़की के प्रति अगर आकर्षित हो रही है तो उसको हम क्या बोलेंगे? समान यौन इच्छा। मोस्टली इसको हम क्या विपरीत लिंगी की बात करते हैं। अरे भाई एक लड़की जो है लड़के के साथ जाएगी, एक लड़का लड़की के साथ जाएगा, लेकिन लड़की लड़की के साथ जा रही, लड़का लड़के के साथ जा रही, इसको हम क्या बोलते हैं? समान यौन इच्छा। आप समझ रहे हैं? इसको बोलेंगे। इसमें भी कई प्रकार की चीज़ें आती हैं इसमें, जैसे किताब उताब में जैसे बात करें, इसको अगर आप देखेंगे तो मोस्टली यही होता है समान यौन इच्छा का मतलब। इस प्रकार के मामले भी हमारे देश में बहुत ज़्यादा मामले उठ करके आ रहे हैं। तुम सब ने अखबारों में पढ़ा होगा कि लड़की कह रही कि नहीं नहीं हम अपनी सहेली से शादी कर लेंगे। होता आ नहीं रहा कि वो मेरी पता नहीं क्या बोलते हैं, वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है, मैं उसी के साथ रह लूँगी, ठीक है। लड़कों में तो वैसा मुझे अभी तो बहुत ज़्यादा पढ़ने को नहीं मिलता, लेकिन लड़कियों में ये बहुत ज़्यादा इशू हमें देखने को मिलता है, ठीक है। अच्छी महिलाएं, देखिए लैंगिकता के साथ संबंध, सामाजिक मानकों के अनुसार दो तरीके की महिलाएं होती हैं, अच्छी महिलाएं, खराब महिलाएं। आमतौर पर उम्मीद की जाती है कि एक महिला अच्छी पुत्री होगी, एक अच्छी पत्नी होगी, एक अच्छी माँ होगी, एक अच्छी बहन होगी। अच्छे और खराब की परिभाषा क्या है? क्या हर महिला खराब महिला होने से भयभीत होगी? एक अच्छी महिला क्या करती है? वह समाज के समस्त मानकों का पालन करती है, वह वही वस्त्र पहनती है जो समाज। देखो भैया, अच्छी महिला का मतलब क्या है कि अच्छी महिला हम किसे कहते हैं भैया? जो लड़की जो है, जो गुड़िया है, अगर मम्मी पापा का कहना मानती है, मम्मी पापा जो कह रहे हैं वही कपड़ा पहन रही है, ठीक है, मम्मी पापा जो कह रहे हैं वही कर रही है, तो उसको हम क्या मानेंगे? अच्छी लड़की मानेंगे, अच्छी बिटिया मानेंगे, अच्छी बहू मानेंगे, ठीक है। परिवार क्या, अगर मान लो कि माँ बाप कह रहे हैं कि नहीं नहीं बेटा तुमको ये कपड़ा नहीं पहनना है, तो फलाना कपड़ा पहन रही है। माँ बाप कह रहे हैं नहीं बेटा तुमको बाहर नहीं जाना, वो बिना बताए निकल जा रही है, तो उसको क्या मानेंगे? खराब महिला। यानी समाज जो होता है, अगर आप समाज के दायरे में चलते हैं या सोसाइटी के दायरे में चलते हैं तो आप अच्छी महिलाएं हैं। क्या किसके? समाज या सोसाइटी के दायरे, यानी समाज ने जो नियम कानून बना रखे हैं, ठीक है, आप समझ रहे हैं। यानी समाज के जो नियम और कानून हैं, अगर आप समाज के नियम और कानूनों और दायरे में चलते हैं तब क्या होगा? वो अच्छी महिलाएं हैं। अगर वो नियम और समाज और कानून के दायरे में नहीं चलती तो उसको अच्छी महिलाएं नहीं मानते हैं, ठीक है। यानी आप उस दायरे में चलिए। यौन सुख क्या होता है ये भी अगर देखो भाई, यौन सुख देखते हैं, ठीक है। देखिएगा, इस बात को जटिल कारणों से है कि क्यों नारीवादियों ने समस्त अनेक महिलाओं को लैंगिकता को लेकर उत्सुक होने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। क्योंकि देखो, यौन सुख का मतलब होता है कि एक यौन सुख का मतलब प्लेजर, जिसकी हम बात कर रहे हैं, यानी लड़का और लड़की जो प्लेजर फील करते हैं उसी को बोला क्या जाता है? यौन सुख। आप समझ रहे हैं? ये यौन सुख ये होता है। अब इसमें मैं क्या बताऊं, बताइए। पूरा आप पढ़ेंगे वैसे तुमको पता चल जाएगा इसमें क्या बता रखा है। वही बता रहा हूँ ना, एक लड़का और एक लड़की जो हैं, जो आपस में प्लेजर को फील करते हैं, हम उसी को क्या बोलते हैं? यौन सुख, ठीक है। आप इस बुक को अगर थोड़ा बहुत रीड करेंगे तो यौन सुख के बारे में आपको डिटेलिंग पता है। वैसे मैं जब लॉन्ग टर्म में इस वीडियो को बनाया होगा तो वीडियो मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया होगा, बट आपको शॉर्ट में ही बताता हूँ। यौन सुख का मतलब होता है भैया कि एक प्रकार से यानी महिलाएं जो हैं यौन सुख को कम फील कर पा रही हैं, लेकिन जो नारीवादी महिलाएं हैं उनको पता रही भाई तुम प्लेजर को ज़्यादा से ज़्यादा फील करो, यानी उसमें एक प्रकार से बढ़ोतरी की हम बात कर रहे हैं, ठीक है भाई। जैसे बोलता है कि महिलाएं जो होती बात नहीं करती, ज़्यादा बोलती नहीं है, ठीक है, वो चुपचाप रहती है, उसको क्या मन में है उसको बोलती नहीं। लेकिन जो पुरुष है तो भाई वो बोलता रहता है, वे फलाना, ठीक है, वो आएगा उसी प्रकार से, उस प्रकार से हम बात कर रहे हैं ना। तो यौन सुख का मतलब है कि महिलाएं इतनी सशक्त हो जाएं भाई मेरे कि यौन सुख को वो प्राप्त करने में शर्माए ना, यानी प्लेजर उनको अगर कुछ भी करना है, यानी मान लो उनको रिलेशन बनाना है, अगर उनको फिजिकल रिलेशन बना, मान लीजिए अगर किसी एक महिला को अगर फिजिकल रिलेशन बनाना है तो महिला इतनी सशक्त रहे कि वो पुरुष से कहने में शर्माए ना, इसको हम बोलते हैं यौन सुख, ठीक है। यानी सशक्तिकरण के दायरे में हमको लाना है, ठीक है, कि महिला शर्माए ना, लजाए ना,
ठीक है, इस बात की जा रही है। ठीक है, इसको आप पढ़ेंगे तो आपको और भी चीज़ें इसमें पता चल जाएंगी। ठीक है, उसके बाद रहेगा 2.10 रहेगा, इसी के साथ क्या आ गया, सारांश आ गया। तो चैप्टर नंबर 2 खत्म हो गया। और नेक्स्ट हमारा जो चैप्टर आ जाता है उसमें चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर हमारा क्या, पुरुषत्व। ठीक है, पुरुषत्व को देखते हैं। ठीक है, पुरुषत्व को अगर आप देखेंगे तो पुरुषत्व को यहाँ पर हम पुरुषों की बात करेंगे, यहाँ पर पुरुषत्व मोस्टली अगर आप देखेंगे तो हम पुरुष की बात करेंगे, और पुरुष में एक प्रकार से फिजिकली बात करेंगे। ठीक है, फिजिकली यहाँ पर आएगा, उसमें 66 होते हैं, इसमें 33 होते हैं, महिलाओं के शुक्राणु अंडाणु उसमें, क्योंकि इसमें यही सारी चीज़ें आएंगी। ठीक है, देखिएगा पुरुषत्व को लेकर के, जैसे सुनिएगा, लड़के और पुरुष जिस समाज में रहते हैं, अपना कार्य करते हैं, उस समाज की पुरुषत्व मूलक अपेक्षाओं उम्मीदों के अनुरूप जेंडर भूमिकाओं और व्यवहार को सीखते हैं। लड़के बिल्कुल अपने बचपन से ही संदेश पाने लगते हैं कि लड़का होने का मतलब क्या है। लड़के और लड़कियों को खेलने के लिए जो खिलौने दिए जाते हैं, देखो यानी पुरुषत्व, लड़के को भाई मेरे कह रहे हैं भाई पहले दिन से ही फील होने लगता है कि हम तो लड़के हैं। कोई भी काम करता है उसको फर्क आता है। ठीक है, जैसे लड़के और लड़कियों में जो खिलौने होते हैं उनको भी लेकर के क्या होता है, एक प्रकार के भेदभाव देखने को मिलता है ना, डिफरेंस करती है ना घरों की जो मम्मी या बहन, माताएं बहनें होती हैं, जब परिवार के जो लोग होते हैं करते हैं ना एक प्रकार से। आइए हम उस चीज़ को एक निगाह डालें कि जैसे कमला क्या कहना चाहती हैं, जेंडर मुद्दे ऐसे मुद्दे नहीं जो केवल महिलाओं से संबंधित हो, स्त्रीत्व का अस्तित्व पुरुष से अलग होकर के अकेले नहीं करें। भाई देखो, ये कह रही है कि जो पुरुष है वो महिला से अकेले होकर के नहीं रह सकता है, महिलाएं अधीनस्थ होती हैं क्योंकि पुरुष महिलाओं पर हावी होने के योग्य हैं। यानी जो यहाँ पर कमला कह रही है कि जो महिलाएं, पुरुष है वो महिलाएं के बिना नहीं रह सकते, लेकिन एक प्रकार से जो पुरुष और महिलाओं पर क्या होते हैं, हावी होने की योग्य हैं। ठीक है, पुरुष और लड़के उस होते हैं जो पितरात्मक संस्कृति से, यानी पुरुष जो है एक प्रकार से पितरात्मक संस्कृति जो होती, जो कल्चर होती, उससे उपजे हैं। यह संस्कृति उन्हें न सिर्फ महिलाओं को बल्कि पूरे समाज का संरक्षक और अन्नदाता बनाती है। देखो करेंगे, जो पुरुषत्व बताता है कि जो पुरुष है वही वो घर को चलाएगा, वो फैमिली को चलाएगा, यानी क्या उसको बताती है कि वो एक प्रकार से क्या है, अन्नदाता है, यानी पूरे परिवार का संरक्षक है। जब भी बच्चे का जन्म होता है, जब भी लड़के का जन्म होता है, भैया उसको पता है कि उसको जाकर के नौकरी करनी है, नौकरी चाकरी करनी है, बिना नौकरी चाकरी करे उसका काम नहीं चलेगा। भाई जो लड़का है, जो पुरुष है, उसको तो भाई खिलौने बचपन में तो पता चलेगा कि लड़की को अलग खिलौना मिल रहा, लड़के को अलग खिलौना मिल रहा, लड़की का पहनावा अलग है, लड़के का पहनावा अलग है। लेकिन लड़के में इस प्रकार की भावनाएं शुरू में आ जाती हैं कि जब वो बड़ा होगा तो उसे जाकर के क्या करनी है, नौकरी करनी है, जॉब करनी है। आप समझ रहे हैं, यानी एक प्रकार से कह सकते हो कि वह पूरे परिवार का संरक्षक होगा, पूरे फैमिली को चलाएगा और काम करेगा। ये उसको बताती हैं। इस पितरात्मक उम्मीद पर सवाल उठाना जरूरी है। इसे इस संदर्भ में समझना आवश्यक है, किसी समाज में पुरुषत्व की रचना किस प्रकार से होती है। पुरुष ऐसे श्रेणी तंत्र और शक्ति के अधीन होते हैं जिन्हें एक खास किस्म के पुरुषत्व को द्वारा उदाहरण के लिए जैसे सौम्य लड़के, पुरुष का शक्तिशाली मर्दाना किस या लड़कों द्वारा यौन शोषण किया। देखो यानी लड़कों के लिए एक प्रकार से होता है भाई शक्तिशाली होनी चाहिए, सौम्य नहीं, यानी जैसा होता है ना, एक प्रकार से लड़कों को देखा जैसे रोना नहीं चाहिए, कमाने वाला होना चाहिए, कमाने धमाने वाला, इस प्रकार से लड़कों को हम देखते हैं। ठीक है, जेंडर मुद्दों को समझना और संबोधित करना पुरुषों के लिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि वह न सिर्फ महिलाओं को बल्कि यानी जो जेंडर के मुद्दे हैं वो सिर्फ महिलाओं से रिलेटेड नहीं, बल्कि जो लड़के हैं, जो पुरुष हैं, उनसे भी क्या होते हैं, रिलेटेड या संबंधित होते हैं। ये नहीं कि भाई जो जेंडर बात करता है वो महिलाओं के अधिकारों की, महिलाओं की बात नहीं करता, बल्कि वो पुरुषों की जो समस्याएं हैं उन समस्याओं की भी क्या करता है, एक प्रकार से वो बात को करता है। ठीक है, समकालीन दौर में सामाजिक आर्थिक परिवर्तनों ने जेंडर भूमिकाओं को बदल दिया है। ठीक है, एक प्रकार से यानी अब जो जेंडर बदल गए हैं। आप खास तौर पर शिक्षा और रोजगार के क्षेत्र में पुरुषों के वर्चस्व, उनकी शक्ति और विशेषाधिकार को क्षरण ने मनोवैज्ञानिक सामाजिक समस्याओं को बढ़ावा दिया है। इन समस्याओं की वजह से निराशा और आक्रोश, जिसके कारण महिलाओं के विरुद्ध हिंसा। भैया एक चीज़ सुना होगा ना, आज के दौर में ना देखा होगा कि जो भाई लड़कियां हैं वो भी बहुत सारे वर्क कर रही हैं, काम कर रही हैं। आज जो लड़के हैं बहुत ज़्यादा भाई नौकरी नहीं मिल रही, बहुत सारा लड़का वड़का जो देखा होगा डिप्रेशन का शिकार हो जा रहा है। महिलाओं के खिलाफ आप सबने देखा होगा ना, बहुत सारी हिंसा की घटनाएं भी बढ़ रही हैं ना, ठीक बढ़ रही है ना भाई महिलाओं के खिलाफ, जो जिस कारण महिलाओं के हिंसक और हिंसक अपराध बढ़ते हैं, नशाखोरी, और यानी कह सकते हैं कि अगर
महिला जो पुरुष है अगर उसको नौकरी नहीं मिलती, जॉब नहीं मिलती है, अगर मोस्टली जो लड़के होते हैं भैया नशे वशे करने लग जाते हैं या गलत काम करने लग जाते हैं, इस प्रकार की चीज़ें भी बढ़ती हैं। यानी एक प्रकार से यानी महिलाओं जो समाज है, अगर हम बात करें आज जो महिलाओं की यानी जो जेंडर भूमिकाएं हैं वह पूरी तरीके से बदल गई। आज जो लड़कियां वो भी जॉब कर रही हैं, वो भी नौकरी कर रही हैं, ठीक है, या जो लड़का है वो भी नौकरी जॉब कर रहा है। तो आज जो महिलाएं हैं वो भी उन यानी जो आज के 50 साल पहले का जो समाज था, आज का जो समाज है उसमें क्या थोड़ा बहुत हमें चेंज देखने को मिलता है। ऐसा थोड़ी कि जैसे पहले था वैसे बिल्कुल है। पुरुषों के सक्रिय समर्थन के बिना समतल विकास और अशांति महिलाओं की मांग को पूरा नहीं किया जा सकता है। इससे पुरुषों को भी पितरात्मक सत्ता की बीड़ियों से मुक्ति मिलेगी, उन्हें भी भलाई का यानी पुरुषों का जो समता है यानी पुरुषों को भी समान मिले विकास और शांति के बिना यानी महिलाओं को ये पुरुषों की लेकर के बात करें, महिलाओं के विरुद्ध पुरुषों द्वारा किए जाने वाली हिंसा को समझना, पुरुषत्व की रचनाओं को समझना, यानी जो पुरुष है वह किस प्रकार से महिलाओं के साथ हिंसा करते हैं, इनको भी समझना हमारे लिए क्या है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। पुरुषत्व यानी प्रकार की मर्दांगिनी ताकत बल क्षमता, उसकी हम बात यहाँ पर कर रहे हैं। यानी पुरुषों को लेकर के जैसे पुरुष को भाई कमाने वाने वाला होगा, कमाने धमाने वाला होगा, वर्क करेगा, जॉब करेगा, ठीक है। खिलौने की हम बात करें किस प्रकार से हम उसमें डिफरेंस करते हैं, कपड़ों में करते हैं, एजुकेशन में करते हैं, इस प्रकार से डिफरेंस हमें देखने को मिलता है। पुरुषत्व की परिभाषा देखिए, पुरुषत्व जिसका तात्पर्य है पारंपरिक रूप से पुरुषों से संबंधित गुण, दिखावट, खास तौर पर ताकत और आक्रमण, यानी जो पुरुष होगा उसमें क्या होगी, एक ताकत होगी और आक्रामक एग्रेसिव होगा, ठीक है, आक्रामकता एग्रेशन होगा, ठीक है। दूसरे शब्दों में पुरुष प्राथमिक रूप से विशेषताओं गुण से यानी जिन्हें सामाजिक रूप से परिभाषित और निर्मित किया जाता है। इस प्रकार जैसे कह रहे हैं कि समाज और संस्कृति में पुरुषत्व पुरुष और लड़कों के अभिलक्षण में सामाजिक परिभाषा है। जेंडर की तरह ही पुरुषत्व भी एक सामाजिक, ये कह रहे हैं जो पुरुषत्व है उसको भी हमने एक प्रकार से बना रखा है। जैसे भाई पुरुष है तो उसको बोलेंगे कि भाई जैसे रोने लग जाएगा तो बोलेंगे लड़कियों की तरह रोता है, जैसे लड़का है तो बोलेंगे नहीं भाई मर्द है, मर्द को दर्द नहीं होता। इस प्रकार के सेंटेंस है ना हमारे समाज में, मर्द को दर्द नहीं होता है, लड़का है तो भाई बाहर जाएगा कमाने धमाने जाएगा, या कह सकते हो कि लड़का है तो भाई उसको दर्द नहीं होता, उसको चोट नहीं तो रोता नहीं, इस प्रकार से है था ना। जैसे लड़कियों को बोलते हैं ना एक घर में रहेगी, खाना बनाएगी, खाना पकाएगी, तो उसी प्रकार से अगर आप पुरुषत्व देखेंगे तो वह भी एक प्रकार की क्या है, सामाजिक निर्मिति है। क्या है, समाज ने ही उसको ऐसा बना दिया, सोसाइटी ने ही उसको क्या कर दिया है, ऐसा बना रखा। अर्थात यह समाज ही निर्धारित करता है कि पुरुष और लड़कों को किस तरह से कपड़े, भाई समाज बताता है ना। एक बात बताओ, लड़की के कपड़े साड़ी होगी या सूट होगा, ये किसने डिसाइड कर दिया? लड़कों के कपड़े क्या होंगे, पैंट होगा, शर्ट होगा, कुर्ता पजामा, जो भी कुछ होता है एक किसने डिसाइड किया है? भाई ये समाज ने डिसाइड किया है ना। भाई लड़के, एक बात बताओ, जब एक लड़की का जन्म होता है, जब एक लड़के का जन्म होता है, उसको थोड़ी पता हमको कौन से कपड़ा पहनना है, नहीं पता है ना। तो क्या है, यानी पुरुषत्व को भी एक प्रकार से समाज बनाता है। क्या बनाता है? समाज ही बनाता है, यानी इस प्रकार से वो भी डिसाइड करता है पुरुष और लड़कों को किस तरह से कपड़े पहनने चाहिए, किस तरह से लड़कों को व्यवहार करना है, ठीक है, किस तरह से उनको काम करना है, कौन कौन से व्यक्ति हैं, गुण होने चाहिए, ये तो समाज बताता है ना। अतः पुरुषत्व पुरुषों की तरफ से की जाने वाली सामाजिक आर्थिक उम्मीदों अपेक्षाओं का एक समुच्चय है जो आज्ञा देता कि उन्हें कैसा दिखना चाहिए, कैसे व्यवहार करना चाहिए, उन्हें कमाना इत्यादि। यानी पुरुषत्व भी एक प्रकार से क्या है, समाज ही बना देता है। भाई लड़कों को कैसे कपड़े पहनना है, उनको कैसा दिखना है, ठीक है, या उनको कैसे बातें करनी है, या उनको कैसे बोलना है, चलना फिरना, चलने भी होता। कई लड़कों को देखा ना, कई सारे लड़के उसके दोस्त जो होते हैं उसकी बड़े मजाक उड़ा देते हैं, चलता लड़कियों के जैसा चलता है। भाई चाल चलन में भी महिला पुरुष लोगों ने बना रखा है ना। आपको पता होगा ना कि अगर कोई लड़का है, अगर मान लो उसकी आवाज़ पतली है तो जितने उसके फ्रेंड सर्कल होगा सब मजाक उड़ाएगा, लड़कियों जैसी तेरी आवाज़ है। यानी हमने क्या कर दिया है, अब आवाज़ को भी हमने पुरुषों और महिलाओं की यानी सामाजिक निर्मिति है, हमने चाल चलन को, चाल ढाल को, रंग रूप को, ठीक है, आचार व्यवहार को, हाव भाव को भी हमने क्या कर दिया है, एक प्रकार से समाज ने एक प्रकार से महिला और पुरुष का उसको रंग हमने दे दिया है, ठीक है। इसका क्या है, पुरुषत्व में एक कर दिया है, ठीक है। जिस प्रकार से स्त्रीत्व में हमने कर दिया है कि लड़की होगी तो गृहिणी होगी, भाग्यलक्ष्मी होगी,
अन्नपूर्णा होगी, घर में खाना बनाएगी, खाना पकाएगी, लोगों का पालन पोषण करेगी, बच्चे पैदा करेगी, ममता होगा, मातृत्व होगा। उसी प्रकार से हमने लड़कों को भी ऐसे क्या कर रखा है, बना रखा है। ठीक है। पुरुषों को समझना, देखिएगा भाई, पुरुष को आप कैसे समझ सकते हैं? जैसे पुरुषत्व क्या भैया, बुद्धि मजबूत होना चाहिए, फुर्तीला होना चाहिए, उदासीन, पूरी टेबल बना रखी ना। पुरुषों के लिए किस प्रकार के शब्द यूज होते हैं? जैसे पुरुषों को हम बोलते हैं कि भाई तार्किक होता है, यानी पुरुष जो बात करता है क्या होगा, एक प्रकार से तार्किक होता है। लेकिन महिला को हम क्या बोलते हैं भाई? महिला जो होगी भावुक होती है। तुम लोग देखा ना, महिलाएं, लोग बोलते नहीं, बड़ी महिलाएं बड़ी जल्दी रोने लग जाती हैं, यानी महिलाएं जो होती हैं भावुक होती हैं। ठीक है। पुरुषों को माने क्या माने? तार्किक, यानी वो तार्किक आधार। जैसे अगर मैं बोलूँ पत्थर दिल इंसान होते हैं, आप कह सकते हैं नॉर्मल लैंग्वेज में। ठीक है। महिलाएं क्या होती हैं? भावुक होती हैं। पुरुष एक प्रकार से मजबूती का मापदंड हम लोग मानते हैं। महिलाओं को हम क्या मानते हैं? कमजोर मानते हैं। पुरुष जो होता है क्या? फुर्तीला होता है, यानी स्मार्ट होता है। महिलाओं को क्या माना है भाई? सुंदर। पुरुषों को अगर आप देखेंगे तो पुरुष जो होते हैं उदासीन होते हैं। और महिलाएं किसको माना? महिलाएं देख रेख करने वाली होती हैं। मैंने एग्जाम्पल देकर के अभी बताया था ना। जैसे मान लो कि तुम किसी के घर पे गए हो, मान लो तुम किसी के यहाँ पर गई, ठीक है। मान लो उसके घर में 4 लड़के हैं। क्या है? तुम किसी के घर में गई हो या गए हो, उसके घर में 4 लड़के हैं, तो तुमको खाना बना करके नहीं खिलाएंगे, ये 100% है। ठीक है। मगर मान लीजिए उसके घर में एक बिटिया है, गुड़िया है, तो आपको खाना बना करके खिलाएगी और आते जाते समय आपका खाना बना करके बिना खिलाए आपको भेजेगी नहीं। लेकिन अगर घर में लड़के हैं तो अगर मान लो जाओगे तो बोल देंगे पापा नहीं, मम्मी नहीं, घर में कोई नहीं है। मेहमान को पता चलेगा भाई यहाँ पर ठन गोपाल है, कुछ मिलने वाला है नहीं, वो बेचारा वैसे लौट जाएगा। लेकिन अगर घर में बिटिया होगी तो जरूर बना करके क्या करेगी? खाना बनाएगी, खिलाएगी। यानी महिलाओं को हम लोग क्या मानते हैं? देख रेख करने वाली। महिलाओं को हमने ऐसे बना ही रखा है, एक प्रकार से उनका नेचर ही हो गया है। ठीक है। पुरुषों को क्या माना जाता है? आक्रामक माना जाता है। ठीक, क्या माना जाता है? एक प्रकार से आक्रामक माना जाता है, यानी एग्रेशन बहुत ज्यादा होता है। महिलाओं को क्या? पालन पोषण करने वाली मानते हैं भाई, वो देखभाल पान, यानी मातृत्व में जैसे बच्चे का जन्म देगी, उसका पालन पोषण करेगी। ठीक है। पुरुषों को साहसी माना जाता है, महिलाओं को संकोची, यानी हर एक बात को बोलने में संकोच होता है। जैसे हमने लैंगिकता में मैंने बात किया ना, प्लेजर को फील करने में, जैसे मैंने बताया आपको कि संकोच करती, बोलती नहीं है। ठीक है। पुरुषों के प्रकार से हिंसक माना जाता है भाई, मार धार इसको करने में आगे रहते हैं, लड़ाई झगड़ा करने में आगे रहते हैं। महिलाएं एक प्रकार से क्या होती हैं? दयालु होती हैं, अगर आप देखेंगे। या पुरुष जो होते हैं जैसे रोबदार, घमंडी, या महिलाओं को सहनशील कह सकते हैं। जो पुरुष होते हैं एक प्रकार से वो ज़्यादा से ज़्यादा स्वतंत्रता को फील करते हैं। महिलाएं जो होती है एक प्रकार से खुद को आत्मनिर्भर ज़्यादा रहती हैं। ठीक है। पुरुषों को ज़्यादा स्वतंत्रता, महिलाओं को उतनी स्वतंत्रता नहीं भी होती। इस प्रकार से हम स्त्रीवाचक पुरुषवाचक में भी आप देख सकते हैं। तो इस प्रकार से यानी महिलाओं और पुरुषों में एक प्रकार से हम क्या करते हैं? जो डिफरेंस करते हैं, जो अंतर करते हैं, उनको यहाँ पर बताया जा रहा है। जिस प्रकार से पूरा भेदभाव, पुरुष की निर्मिति कैसे होती है? ठीक है। निर्मिति यानी उसकी रचना कैसे, यानी पुरुषत्व की रचना कैसे होती है? देखिएगा, यह एक मिथक है कि पुरुषत्व जीव वैज्ञानिक होता है, यानी अपने शरीर क्रिया विज्ञान के परिणाम स्वरूप पुरुष के पास पुरुषवाचक अभिलक्षण होते हैं। यह सब कुछ हार्मोन का खेल है। तब हमें विश्वास करना पड़ेगा कि सभी पुरुष रोबदार, घमंडी, आक्रामक, तुनक मिजाज, गर्म मिजाज के और हिंसक होते हैं, क्योंकि उनमें कोई भी पुरुष भिन्न नहीं हो सकता, क्योंकि सभी में जीव वैज्ञानिक रचना समान। करें भैया कि लड़का जो होता है उसमें हार्मोन ही ऐसे हैं, ध्यान सुना क्या बोल रहा हूँ, लड़का जो है उसमें हार्मोन्स ही ऐसे हैं कि उस प्रकार का व्यवहार करता है, उस प्रकार से वो चीज़ों को रिएक्ट करता है, आप कह सकते हैं, या वो फील करता है। यानी उसमें हार्मोन ही ऐसे हैं, ठीक है, कि वो कैसे जिसका हार्मोन ही बताते हैं, ठीक है। जैसे यानी हार्मोन का कारण है कि पुरुष कैसे व्यवहार करेगा, महिला कैसे व्यवहार करेगी, यानी जीव वैज्ञानिक होता है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि लड़का अगर ऐसा व्यवहार कर रहा है भाई उसका हार्मोन ही ऐसा गर्म खून है, ऐसा फलाना कर रहा है। देखिए ये हार्मोन का हर जगह फर्क नहीं होता, बल्कि समाज भी इस प्रकार को क्या करता है, कई प्रकार की चीज़ों को बना देता है। जैसे पुरुषत्व के रूप में, जैसे यहाँ पर पुरुषत्व के रूप कौन कौन से हैं, यानी जैसे यहाँ पर एक थिंकर है उनके अकॉर्डिंग पुरुषत्व के रूप बनाए हैं। जैसे अधीनस्थ पुरुष, क्या होता है अधीनस्थ, पुरुषों के एक समूह के बीच में प्रभुत्व और अधीनस्थ, यानी जो पुरुष होते हैं ना वो खुद को अधीनस्थ यानी एक प्रकार से अपने अंडर में चीज़ों को करना चाहते हैं ना। जैसे उदाहरण के लिए समलैंगिक पुरुष अनेक प्रथाएं व्यवहार
अभिव्यक्तियों के जरिए सामान्य पुरुषों के अधीन होते हैं। समलैंगिक पुरुषों को सांस्कृतिक और आर्थिक बहिष्करण का सामना करना पड़ता है। एक गलती में होने पर वाली हिंसा। अधीनस्थ पुरुष का मतलब होता है भैया कि जो पुरुष किसी के अंडर में वर्क करता है। और मूलतः कौन लोग होते हैं? जो समलैंगिक होते हैं। क्या होते हैं? समलैंगिक, उनको बोला जा रहा है। जैसे मान लो, जैसे एक प्रकार से अगर आप देखोगे ना, जैसे मान लो कि कोई बाइसेक्सुअल है या कुछ प्रकार से, उसको हम अधीनस्थ पुरुष मान रहे हैं, ठीक है। जैसे मान लो कि जैसे कोई गे है या इस प्रकार से अगर आप देखेंगे तो उसको आप कह सकते हैं अधीनस्थ पुरुष में आएंगे। दो समान समलैंगिक पुरुषों और पुरुषों के बीच जेंडर श्रेणी में सबसे निचला ला करके खड़ा कर दिया। समलैंगिक गे पुरुष सर्वाधिक सहज रूप से दिखाई देने वाले पुरुष हैं, लेकिन यह अकेला अधीनस्थ पुरुष नहीं है। कुछ विषम लैंगी पुरुष लड़के भी उपहास का पात्र बनते हैं जब स्त्रीवाचक, जैसे हम बोलते हैं, जैसे अगर आप कायर, देखो यहाँ पर हम पुरुष बात कर रहे हैं, जैसे यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, अगर आप देखें अधीनस्थ पुरुष का मतलब होता है कि जो पुरुष के अंडर में, वो भी पुरुष है लेकिन उनके अंडर में है। देखो आप सबने देखा होगा ना, जैसे यहाँ पर हमने गे की बात की है, ठीक है। तो गे का मतलब क्या, आप समझ सकते हैं कि जो लड़का है, लड़के की जैसी उसके पास फीलिंग नहीं, या उसके पास उसका एग्रेशन नहीं, या उस जैसा डेडिकेशन नहीं है। तुम सबने बहुत सारे लड़कों को देखा होगा ना, उनके चेहरे जो शक्ल होती हैं कुछ दूसरे टाइप की होती हैं, ठीक है। हरियाणा में कई प्रकार के, इसमें कई प्रकार का, मैं बोलना नहीं चाहता हूँ, नहीं, मैं अगर आपको बोल करके बताता, यहाँ पर अगर आपको अगर वैसी लैंग्वेज होगी या आपको दिखने में वैसे होगा, तुरंत लोग उसमें कमेंट जरूर करते हैं, खासतौर से हरियाणा में बताऊँ, ठीक है। यानी आपका रंग रूप शक्ल भी देख करके लोग अंदाजा लगाते हैं, ठीक है। इसको हम बोल रहे हैं अधीनस्थ पुरुष, ठीक है। एक प्रकार से जो समलैंगिक पुरुषों की सांस्कृतिक और बहिष्करण का सामना करना। अरे भाई, जो समलैंगिक होता है, जो गे होता है, उसको समाज में लोग बैठने नहीं देते हैं, ठीक है। जो गे है उसको समाज में लोग बैठने, वो बेचारा बता भी नहीं पाता कि मैं ऐसे हूँ। तुम सबने बाकी लोगों की कहानियाँ सुनी होगी ना, बताते हैं कि मैं ऐसी थी, मेरी माँ ऐसी बोलती थी, मैं तो लड़की थी, मेरी माँ मुझे को लड़का बना करके रखती थी, कपड़े लड़कों वाले पहनाती थी, बाद में मैं कॉलेज में गई तो मेरे सारी फ्रेंड लड़कियाँ बनती थी, मैं थी लड़का, मैं लड़कों से दोस्ती नहीं कर पाती थी। उसके यानी अधीनस्थ, ये एक प्रकार से क्या होता है, समलैंगिक पुरुषों को भैया बहिष्कार का सामना करना पड़ता है, जो मोस्टली गे होते हैं, ठीक है। सहभागी समता मूलक, देखिए पुरुषत्व के सर्वोच्च पैटर्न व्यवहार अव्यक्त होते हैं। ये अमल को लाने वाले पुरुषों की संख्या समग्र हमेशा बहुत कम होती है, लेकिन सर्वोच्च समता मूलक रूप में बहुत सारे पुरुष को स्लिप ओवर बोनस शक्ल में मिलता है। ये पुरुष कोई ऐसा डर खतरा नहीं होता है। वर्चस्व मूलक पुरुष सबसे आगे हर मोर्चे पर रह करके आघात सहेंगे, बल्कि इन पुरुषों को लाभ प्रत्यक्ष रूप से, यानी सहभागी समता मूलक को बहुत सारे जो लड़के होते हैं ना, बहुत जैसे कोई काम करने में बहुत आगे होते हैं, ना डरते हैं ना कुछ करते हैं, उनको हम बोल रहे हैं, ठीक है। हाशिएकृत का मतलब पुरुष होता, यानी जो पुरुष भैया बिल्कुल हाशिए पर जा चुका, हाशिए का मतलब समझते हो, बिल्कुल साइड हो चुका है, ठीक है। या जेंडर के पारस्परिक क्रिया और अन्य संरचनाओं जैसे वर्ग, प्रजाति, जाति के साथ होती है। इसके कारण आगे जाकर के पुरुष के बीच में अधिक श्रेणी जन संबंध का जन्म, जैसे अगर आप देखेंगे वर्ग, जाति, इनके आधार पर जब चीज़ें पुरुषों को हम देखते हैं कि वर्ग या जाति के आधार पर जब पुरुषों में थोड़ा बहुत भेदभाव होता है, ठीक है। उसके बाद है पितृसत्ता और पुरुषत्व में, देखो पितृसत्ता और पुरुषत्व आपस में बहुत नज़दीकी हैं। पुरुष के प्रभाव का सिद्धांतीकरण अगर आप देखेंगे 1960 में आया है। पिछली इकाई में हम पढ़ भी चुके हैं। पितृसत्ता पुरुषों और महिलाओं और अन्य पुरुषों को व्यवस्थित बनाती है। यह पितृसत्ता मुख्य रूप से सामाजिक संस्था है, ठीक है। अगर पितृसत्ता और पुरुषत्व का प्रयोग अदल बदल के किया जाए, जबकि ये दोनों अपने अभिन्यास, जो पुरुषत्व है वही पितृसत्ता को बताता है। दे भाई, जो पुरुष है वही तो पितृसत्ता चला गया, वही घर परिवार चलाता है। नहीं, पुरुषत्व क्या एक प्रकार से कह सकते हो कि पितृसत्ता को दर्शाती है या बताती है, आप कह सकते हैं। जैसे मान लो जिस आदमी में ये आ गया, भाई आ गया है कि मैं पुरुष हूँ, मैं घर को चला सकता हूँ, मैं परिवार को चला सकता हूँ, हम ही सबसे बड़े हैं, सारी महिलाएं मेरे अंडर में हैं, जिसको मैं ब्याह करके लाया हूँ, ये थोड़ी घर की मालिक है, मालिक हम ही बन के घूमेंगे। तो जो पुरुषत्व जाग करके ही पितृसत्ता में तब्दील हो जाता है, क्योंकि उसको क्या भाई मान ले, हम ही मालिक हैं, हम बलशाली हैं, ताकतवर, हम ही कमाते धमाते हैं, तो घर के मालिक हम ही बनेंगे और हम ही घर का मुखिया हम ही रहेंगे। तो पुरुषत्व क्या करता है, कह सकते हैं कि पितृसत्ता को बनाने में उसकी भूमिका है पुरुषत्व की, आप कह सकते हैं। जब भाई मान लो कोई व्यक्ति है, ठीक है, अगर उसमें पुरुषत्व है
भाई ताकतवर है, अगर समाज ने उसको बता रखा है कि तुम ताकतवर हो, तुम ऐसा हो, तुम वैसा हो, ऐसे करोगे वैसे करोगे, तब उसमें पितृसत्ता वाले जो गुण होंगे, पितृसत्ता वाली जो बातें होंगी, वह स्वयं ही ऑटोमेटिक आ जाएंगी। वो भी उससे जिस लड़की की शादी हो गई वो भी सोचेगा ये तो मेरे अंडर में वर्क करेगी, जो मैं कहूँगा, मैं बोलूँगा तो उठ जा तो उठ जाएगी, मैं बोलूँगा बैठ जा तो बैठ जाएगी। आप समझ रहे हैं? नहीं, पुरुषत्व एक प्रकार से पितृसत्ता को बनाने में, ये एक प्रकार से दोनों में इंटरलिंक है, आप कह सकते हैं। क्या है? इंटरलिंक, संबंधित हैं दोनों। पुरुषत्व, मर्दांगिनी या मर्दाना आप कह सकते हैं। जैसे एक सिंपल सी अगर मैं बात कर रहा हूँ कि जैसे मान लो कि उसमें भावना है कि भाई मैं पुरुष हूँ, मैं ही सर्वोच्च हूँ, मैं घर को चलाता हूँ, मैं परिवार को चलाता हूँ, मैं पूरी फैमिली का पालन पोषण कर रहा हूँ, ठीक है, और समाज ने भी उसको ऐसे बता रखा है, तो एक प्रकार से वही पितृसत्ता को भी आगे बढ़ाएगा। पुरुषत्व ही पितृसत्ता को बनाने में क्या करता है? भूमिका निभाता है। भारत में सर्वोच्च मूलक पितृसत्ता वर्ग जाति और विषम लैंगिक से प्रभावित होते हैं। जैसे वही बताते हैं ना, देखो, पुरुषत्व और महिलाओं की विरुद्ध हिंसा, महिलाओं से उम्मीद की जाती है वह पुरुषों के नियंत्रण में रहें, इसलिए यह कोई आश्चर्य की बात नहीं कि किसी महिला से विवाह करने के बाद उसका पति माना जाता है कि उस स्त्री का स्वामी है। वह सोचता है कि स्त्री के नियंत्रण में बनाए रखने के लिए उस पर आपा खो देना या उसे पीटने का अधिकार है। यह रोचक, देखो तुम, यही तो मैं बता रहा था। मान लो भैया, अगर किसी लड़के की शादी किसी लड़की से हो जाती है तो उसको लगेगा कि मेरी प्रॉपर्टी हो गई, मेरी जायदाद हो गई। मैं बोलूँगा उठ जा तो उठ जाएगी, मैं बोलूँगा बैठ जाएगी, मैं बोलूँगा कपड़े दो कपड़े धोएगी, मैं बोलूँगा खाना बना तो खाना बनाएगी, ठीक है। तो यानी एक प्रकार से कहता है कि पुरुषत्व ही महिलाओं की विरुद्ध हिंसा को जगाता है, क्योंकि भाई पुरुष को बता दिया तुम्हारी शादी होगी, तुम्हारी जो वाइफ है और तुम्हारे अंडर में रहेगी, तुम तो स्वामी हो, तुम तो उसके लिए भगवान हो, देवता हो, करवा चौथ का व्रत करेगी, ठीक है, छलनी में वो देखेगी, ये तो ये है नहीं, जैसा भी है मेरा पति देवता है। भाई जब बता दिए, गाने बन गए, आप समाज में देख रहे, आप गाने भी बना रखे हैं, जैसा भी है कैसा भी है मेरा पति मेरा देवता है। जब उसको बता दिया भैया कि तुम पति हो और तुम उसके लिए देवता हो, अब देवता के मन में जो आएगा, देवता के मन में आ गया है कि चल खाना बना, महिला ने मना कर दिया तो उसको मारेगा पीटेगा। यानी पुरुषत्व ही हिंसा को बढ़ाता है, आप कह सकते हैं। अब सॉन्ग भी तो ऐसे बना रखे हैं, ये सॉन्ग क्या बता रहे हैं, गाने क्या बता रहे हैं? गाने यानी पुरुषत्व को जगा रहे हैं ना, कि भाई कि अगर तुम मान लो, अगर कोई, मैं नॉर्मल हम लोग बात करते हैं कि अगर मान लो सामान्य सा लड़का है, अगर इस गाने को सुनता है, ठीक है, इस गाने को सुनता है, उसको क्या लगेगा कि जो मेरी पत्नी है मैं उसके लिए देवता हूँ, भगवान हूँ, मैं उसके लिए सद्वत हूँ, सर्वे सर्वा हूँ, वो मेरे बराबर की नहीं है। इस प्रकार की भावना आएगी कि नहीं आएगी बताइए? अगर कोई गाना सुने और गाना सुनने के बाद ये सोचे भैया कि ये सुनेगा कि जैसा भी है मेरा पति मेरा देवता है, तो उसके मन में, लड़के के मन में क्या ख्याल आएंगे बताओ? यही मन में आएगा भैया उसके लिए मैं भगवान हूँ, मैं कहूँगा दिन है तो दिन कहेगी, मैं कहूँगा तो रात है रात कहेगी। अगर मान लो कि भगवान ने कह दिया, यानी लड़के ने कह दिया कि खाना बना दे, वो बोली खाना नहीं बनाऊंगी, तो भगवान भैया बिल्कुल नाराज हो गए, भगवान ने आकर के महिला को पीट दिया। इसका मतलब क्या? यानी पुरुषत्व ही हिंसा को जगाता है या हिंसा को बढ़ाने में योगदान देता है। आप समझ सकते हैं ना किस प्रकार से बढ़ेगी। भाई जो पुरुष है उसकी जो शादी जिस महिला से होगी, क्यों मार रहा है, क्यों पीट रहा है? भैया इसलिए मारेगा पीटेगा क्योंकि इस प्रकार से उसका पालन पोषण हुआ है, इस प्रकार से उसको बनाया गया है, उस प्रकार से हुआ है कि उसको लग रहा है कि ये तो मेरे अंडर में है, ये मैं तो एक प्रकार से मेरे अंडर में एक प्रकार से हो गई है, दास बना लिया हमने इसको शादी करके, मैं तो इसका भगवान हूँ, सर्वे सर्वा हूँ, ठीक है। यही हिंसा को बढ़ाता है, यह हिंसा को जगाएगा, ठीक है। लैंगिकता, सेक्सुअलिटी में पुरुषत्व, लैंगिकता की भी वही बात है कि भाई लैंगिकता को भी एक प्रकार से पुरुष होता है, आक्रामक होता है ना। भाई लड़का लड़की की अगर शादी हो गई है तो पुरुष एक प्रकार से लड़की पर हावी ही रहेगा, होता है कि नहीं पुरुषत्व? उसका मन करेगा तो ऐसा कर, वैसा करेगा वैसा कर, होता नहीं है? जब लड़की लड़के के साथ, लड़की कुछ बोलेगी वो मानेगा ही नहीं, और कहीं से भी बाहर से आएगा लड़की पर ही पूरा कंट्रोल कर लेगा। आप समझ सकते हैं ना। तो यानी एक प्रकार से लैंगिकता, यानी पुरुष लैंगिकता में भी एक प्रकार से ये भूमिका निभाता है। पुरुष के मन में, जैसे पुरुष के मस्तिष्क में हमेशा सेक्स एक नियंत्रणकारी क्रियाविधि के रूप में ग्रहण करता है, जो महिलाओं को कभी यौन पेशगियों के समक्ष प्रतिक्रिया देने, प्रस्तुत करने से इनकार करती हैं, तो उसे भयंकर दुष्परिणाम। जैसे मान लो अगर भैया पुरुष कर रहा है, अगर
एक पुरुष अगर अपनी महिला से कह रहा है, एक ठीक है पति अपनी महिला से कह रहा है चलो हमको फिजिकल रिलेशन बनाना है, अगर महिला अगर मना कर देगी तो एक प्रकार से क्या करना पड़ेगा, भयंकर दुष्परिणाम उसको झेलना पड़ेगा, मार पिटैया हो जाएगा। अपने युवा महिलाओं पर महिलाएं तेजाब फेंकने की घटनाएं देखो कई बार तुम सबने देखा होगा ना, जैसे मान लो कि कोई एक लड़का है, ध्यान सुना, कोई एक लड़का है, लड़की को बोला कि चलो मेरे साथ दोस्ती कर लो, मेरे साथ फ्रेंडशिप कर लो, लड़की ने मना कर दिया। क्या कर दिया, लड़की ने मना कर दिया, तो क्या करेगा, उसके ऊपर तेजाब फेंक करके भाग जाएगा, होता है ना। अरे भैया जिस लड़की पर लोग तेजाब फेंक करके भाग जा रहे हैं, कुछ भी फेंक करके भाग, अभी तुमने बहुत सारी घटना सुना होगा ना कि लड़की थी, दोस्ती नहीं किया तो घर में आया, जला करके वो माचिस लगा करके चला गया, लड़की जल गई। यानी उसको एक प्रकार से आप कह सकते हैं उसको सेक्स इच्छा के लिए उसको भाई बोला कहा, जब वो नहीं माना तो उसको खत्म कर दिया। यानी एक प्रकार से क्या करता है, ये सेक्सुअलिटी को भी बढ़ाता है। क्या बढ़ाता है, सेक्सुअलिटी को भी क्या करता है, इंगेज करता है, लैंगिकता को बढ़ाता है, सेक्सुअलिटी को बढ़ाता है। कौन, पुरुषत्व। भैया पुरुष ने बोला कि चल मेरे साथ फ्रेंडशिप कर ले, चल हमारे साथ पार्टनरशिप में आ जाइए, ठीक है, या रिलेशन बना लीजिए। अगर उसने रिलेशन बनाने से मना कर दिया, संबंध बनाने से मना कर दिया, तो एक प्रकार से उसका क्या करेगा वो भैया, पुरुष यानी उसको मारेगा पीटेगा या उसको कंट्रोल करने की कोशिश करेगा। पुरुषत्व सोचेगा नहीं मैं इस पर पूरा कब्जा कर लूँ। उसके बाद रहेगा जैसे क्या है, नेक्स्ट है मीडिया की भूमिका। मीडिया जेंडरीकरण का एक दूसरा एजेंट है जो स्त्री और पुरुषों के दोनों की धारणा को मजबूत बनाता है। स्त्रीत्व और पुरुषत्व की धारणा को निर्मित करने में खास तौर पर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सशक्त प्रभाव है। इन चीज़ों पर यह अव्यक्त करता है कि परिवार, समुदाय और व्यापक तौर पर समाज में क्या पहना जाएगा। भैया कह रहे हैं कि मीडिया भी पुरुषत्व को बढ़ाता है कि पुरुष ऐसा होगा। तुम लोग ऐड वैड में देखते नहीं हो कि सेंट छिड़क दिया पुरुष, क्या बोलते हैं उसको, परफ्यूम लगा ली भाई, ठीक है, परफ्यूम मार करके चला जाता, 4 लड़कियां आकर के चिपट जाती हैं, यानी उसके आसपास घूमने लग जाती हैं। तो एक प्रकार से बता रहा है कि तुम पुरुष हो तो ऐसी आ जाएंगी, ठीक है। यानी मीडिया की भूमिका भी क्या है, मीडिया भी एक प्रकार से क्या करता है, इन्फ्लुएंस करता है। जैसे इन्होंने फिल्मों की बात की, जैसे एंग्री यंग मैन, ठीक है, जैसे ठप्पे वाला एक दौर आया था, फिल्मों में मर्द इसका चित्र करती है कि समाज में लड़कों के जेंडरीकरण के साथ व्यवहार होता है और उन्हीं चीज़ के लिए कैसे प्रेरित करता है। यानी फिल्में हैं, यानी जो हमारा समाज है, जो मीडिया है, यह भी पुरुषत्व के एक प्रकार से बहुत ज़्यादा एग्रेशन देता है, बढ़ाता है, ठीक है, आप समझ रहे हैं ना। महिलाएं कैसे कपड़े पहनेंगी, महिलाएं कैसे रहेंगी, फिल्में हैं, जो मीडिया है, ये भी एक प्रकार से पुरुषत्व को बढ़ाता है या जगाता है या उनको ऐसे बनाता है, ऐसे करेंगी वो ऐसे रहेंगी या ऐसे करता है, ठीक है। ये भी उसको बढ़ाने में मीडिया की बड़ी भूमिका। उसके बाद एक क्या करा, 3 पॉइंट इसका निष्कर्ष आ गया है, ठीक है। तो लगभग तीसरा चैप्टर खत्म हो गया। नेक्स्ट हमारा चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4 क्या है, दैनिक जीवन में जेंडर, ठीक है। दैनिक जीवन में अगर जेंडर देखेंगे, समाज निर्मिति और जेंडर की सामाजिक निर्मिति क्या है, जेंडर का सामाजिकरण, लड़कियों की निर्मिति, ठीक है। श्रम विभाजन और कार्य क्षेत्र में किस प्रकार से जेंडर है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। देखिएगा अगला बताते हैं, ठीक है। क्या है सामाजिक निर्मिति और जेंडर। देखो भाई जो जेंडर है उसको समाज ने बना रखा है, आप समझ रहे हैं। पहले चैप्टर में भी हमने इस चीज़ों के बारे में बात किया था कि जेंडर को एक प्रकार से किसने बना रखा है, समाज ने बना दिया। भाई जो भेदभाव है कौन कर रहा है, भाई लड़के के लिए अलग खिलौना रहा, लड़की के अलग रहा, लड़की के लिए एजुकेशन के लिए नहीं पढ़ने को उतना मिलता है, लड़कों को ज़्यादा मिलता है। लड़कियों को घर में रहना है, खाना बनाना है, पालन पोषण करना है, समाज बताता है। पुरुषों को बाहर जाना है, कमाना है, धमाना है, घर चलाना है, कौन बताता है, समाज में। नहीं, जेंडर एक प्रकार से जेंडर जो है वो समाज ने बना दिया है। भाई लड़का ऐसे कपड़े पहनेगा, लड़की ऐसे कपड़े पहनेगी, लड़की ये करेगी, लड़का वो करेगा। ये यानी जो पूरी तरह की जो बंटवारा है, काम का भी बंटवारा आपने कर दिया है। लड़का ये काम करेगा, लड़की वो काम करेगी। लड़की रहेगी क्या करेगी, घर में खाना बनाएगी, पुरुष जाएगा खेतों में काम करेगा, ठीक है। एक प्रकार से यानी जो जेंडर है वो पूरा सामाजिक यानी समाज यानी हमारी सोसाइटी ने उस चीज को बना रखा है, इनबिल्ट कर रखा है, आप समझ रहे हैं। क्या कर रखा है, सामाजिकरण, समाज ने इसको पूरा बना दिया है। देखो एक बात अगर आप देखेंगी, जैसे लड़का है तो लड़का क्या करेगा क्या नहीं करेगा समाज पहले से बता देता है। लड़के को पहले से पता चल जाता है कि भैया हमें जा करके नौकरी करना है, ठीक है। लड़की को पहले से पता है बच्चे पैदा करने हैं, उसका पालन पोषण करना है,
घर परिवार चलाना, चूल्हा चौका बर्तन करना, खाना बनाना, उसको पहले से पता है भाई। ये पहले से किसने बता दिया? समाज ने तो बता दिया। लड़की है उसको अवसर ज़्यादा, भाई लड़की क्या कपड़े पहनेगी, लड़का क्या कपड़े पहनेगा, किसने बता दिया? समाज, सोसाइटी ने बता दिया। लड़का कैसे व्यवहार करेगा, लड़का कैसे बोलेगा, कैसे चलेगा, कैसे उठेगा, कैसे बैठेगा, समाज में। लड़कियां हैं, लड़कियां कैसे चलेंगी, कैसे बोलेंगी, या कैसे चीज़ों को व्यक्त करेंगी, भाई समाज पूरा बता देता है। ठीक है, यानी हमारी जो सोसाइटी होती है ये पूरा बता देता है कि किस प्रकार से उनका सारी चीज़ें रहने वाली हैं। ठीक है, उसके बाद जैसे लिंग और सेक्स जेंडर की हम यहाँ पर जैसे बात करेंगे। लिंग और सेक्स जेंडर में जिस प्रकार से जेंडर की सांस्कृतिक निर्मिति, देखिए जेंडर एक बहुत जटिल घटना है जिसकी निर्मिति सामाजिक रूप से और सांस्कृतिक रूप से होती है। यानी समाज और संस्कृति कल्चर भी बनाता है इनको। ठीक है, संस्कृति से संबंधित एक ऐसा संजाल है के रूप में वर्णित किया गया है कि जो किसी समुदाय समूह जीवन के प्रतिमान के अर्थ प्रदान करता है। सांस्कृतिक जीवन की लगभग सभी पहलुओं को समाविष्ट करती हैं। एक उत्पादन के संगठन में परिवार की संस्थाओं की रचना में विचारधाराएं और मान के प्रतिमान, देखो यानी कह रहे हैं कि जो हमारा संस्कृति यानी जो हमारा कल्चर है ये भी एक प्रकार से जेंडर को बनाने में भूमिका निभाता है। भाई करवा चौथ का व्रत किसने बना दिया? क्या है करवा चौथ का व्रत? फलाना व्रत किसने बना दिया? महिलाएं क्या करेंगी? जो धार्मिक रीति रिवाज हैं। एक बात बताओ, लड़की की जब शादी हो जाती है तो जो लड़की होती है उसको पता नहीं कितने रीति रिवाज करने पड़ते हैं। लड़के की शादी होती है पता नहीं कितने रीति रिवाज करता है। यानी जो हमारी रीति रिवाज हैं, महिला क्या करेगी पता नहीं कितनी महिलाएं कितनी व्रत करती हैं। सच में बताओ, मेरी मम्मी जो है 2-3 व्रत ऐसे करती हैं मेरे लिए करती हैं, जो क्या है सिर्फ बेटे के लिए व्रत किया जाता है। किसने बता दिया? तो समाज ने बता दिया ना। तो वही मैं बता रहा हूँ कि जेंडर जो है किसकी निर्मिति कर देता? समाज ही कर देता है। ठीक है, यानी सोसाइटी हमारा जो समाज है वो उसका निर्माण कर देता है। ठीक है, जो व्रत हैं, त्यौहार हैं, दुनिया भर का जो चीज़ चलता है। ठीक है, जेंडर की निर्मिति प्रभुत्व तंत्र का सहारा देती है। जेंडर की श्रेणियां ना तो कभी निष्पक्ष होती, ना तो नहीं, जो जेंडर बनाता है या तो निष्पक्ष होता है या अगर आप देखो ना समान होता है। पुरुष और महिला के बीच असमान संबंध तंत्र के रूप में जेंडर यानी असमान है, या तो न महिला एक तरफ महिलाओं के न सपोर्ट में है न पुरुषों के समर्थन में है, एक प्रकार से असमान है। ठीक है, जेंडर निर्मिति बनाम जेंडर अभिव्यक्ति। नारीवादी मनोविश्लेषक मूल्यांकन करते हैं कि जेंडर को अन्य रूप में सांस्कृतिक, पारिभाषिक और राजनीतिक निर्मिति के तौर पर नहीं देखा जा सकता। इसलिए जरूरत इस बात की है कि जेंडर की निर्देशिका निर्मित हो और इन निर्मितियों के व्यक्तिगत विचारों, नहीं करेंगे जो जेंडर है एक प्रकार से अगर आप देखेंगे तो ये समाज जो हमारा समाज है, जो संस्कृति, जो कल्चर है, अरे भाई कल्चर के आधार पे भी तो चीज़ें बदल जाती हैं ना। एक प्रकार संस्कृति के हम कल्चर की बात करें, कल्चर के आधार पे कल्चर, भाई कल्चर नहीं बता दिया कि महिलाएं जो कि साड़ी पहनेंगी, सूट पहनेंगी, पुरुष जो पहनेंगे भाई वो कपड़ा पैंट शर्ट पहनेंगे। महिलाएं जो इतना तीज और त्यौहार व्रत कर रही हैं, 16 सोमवार कर रही हैं, जो करवा चौथ का व्रत करें, किसने बना दिया? एक प्रकार से पुरुष नहीं कर रहे हैं भाई। बहुत सारे ऐसे पुरुष होते हैं लोग करते हैं, लेकिन वो तो दिखावा है भाई। ऐसे लोग मिल जाएंगे, वो भी करवा चौथ का व्रत कई पुरुष भी कर लेते हैं। मैं आप काफ़ी लोगों को नहीं पता होगा, काफ़ी लोगों को पता होगा, ऐसे भी लोग करने वाले लोग मिल जाएंगे। तो ये नहीं, जो एक प्रकार सा समाज जो कल्चर जो बना देता है, नहीं हमारी सोसाइटी कल्चर जो बना नहीं, उसमें किस प्रकार का उसका योगदान है, हम उसकी बात करें। समाज की भी भाई एक बड़ी भूमिका है। एक प्रकार से समाज भी एक प्रकार से भेदभाव, एक जेंडर का निर्माण कर दे। हमारी जो सोसाइटी है, ये जो हमारा समाज है, किस प्रकार से भेदभाव करता, अलग अलग थलग व्यवहार करता है। महिला के साथ, लड़की के साथ अलग व्यवहार करेगा, पुरुष के साथ अलग व्यवहार करेगा, इसका भी एक प्रकार से निर्माण कर देता है। ठीक है, आगे देखिएगा जो नेक्स्ट रहेगा, लैंगिक पृथक्करण एवं तथा व्यवहार। लैंगिक पृथक्करण का अवलोकन अन्य अध्ययन अधिकांश पेशेवर और आर्थिक संरचनाओं को। लैंगिक पृथक्करण का मतलब आप समझते हैं, जैसे भाई लड़का है तो क्या काम करेगा, लड़की है तो क्या काम करेगी। इस आधार पर क्या होती है कि पेशे भी अलग अलग बना रखे हैं। जैसे कुछ अगर मैं तुमको बात करूँ ना, पहले जैसे सिलाई उलाई का काम होता था, जैसे सिलाई कढ़ाई का काम होता था, महिलाओं का पेशा है भाई। ठीक है, कुछ पैसे कुछ है, जैसे ब्यूटिशियन का काम है, जैसे ब्यूटिशियन का वर्क है तो महिलाओं को माना जाता था। कुछ ऐसे वर्क में जैसे सिलाई है, कढ़ाई है, कुछ कामों में महिलाओं के काम माने जाते हैं। कुछ काम ऐसे हैं जो खाली पुरुषों के काम माने जाते हैं। पहले तो ऐसे बहुत माना जाता था ना। आर्थिक सुधार के दौर में महिलाएं कहीं विशिष्ट प्रकार के पेशों को अधिक अपनाती हैं।
पर्दा प्रथा, ये महिलाओं को अलग रखने की प्रथा का पालन विभिन्न देशों समुदायों के बीच में। तुमने देखा भाई महिलाओं को लैंगिकता एक प्रकार की पृथक करती है ना, जैसे पर्दा करना, जैसे तुमने सबने देखा होगा ना, जो मम्मियाँ होती हैं, जो मोस्टली लोग क्या करती हैं, पर्दा करती हैं, जो बड़े होते हैं, ये भी एक प्रकार से अलग करती, पर्दा प्रथा जो हमारे समाज में चलती है। ठीक है। बांग्लादेश में महिलाओं के अलगाव का व्यवहार अंदर बाहर के विभाजन के आधार पर किया जाता है। लेखक कहता है बांग्लादेश की गरीब महिलाएं दोहरे तौर पर एक खांचेबद्ध अवस्था में रखी जाती। गरीब महिलाओं को निष्क्रिय और कमजोर बनाए रखा जाता है, फिर भी उन्हें विकास के लिए संभावनाशील लक्षित समूह माना जाता है। महिलाएं इस तस्वीर को तमाम संस्कृति निर्मितों के माध्यम से मजबूत किया कि महिलाओं को जीवित रहने के लिए हमेशा पुरुषों के संरक्षण की जरूरत होती है। उदाहरण के लिए अंदर बाहर के विभाजन ने घरों की चार दीवारी से बाहर निकलने में महिलाओं की स्वतंत्रता को कम किया है, इसलिए वह पारिवारिक जीवन के अंदर ही गतिविधियां निष्पादित करती हैं। देखो कई बार जो महिला होती है, अगर आप देखोगे भाई कि एक प्रकार से महिलाओं की डिपेंडेंसी निर्भरता भी पुरुषों पर हो गई है। अगर आप देखेंगे होती नहीं महिलाओं की जो डिपेंडेंसी निर्भरता, महिलाओं को किस प्रकार से जो लैंगिकता होती है, जो जेंडर होता है, किस प्रकार से महिला और पुरुष में जो विभेद करता है, यानी जो आप अंतर करता है, हर एक प्रकार का अंतर करता है। पहनावे में जैसे महिलाओं को भाई घूंघट करना है, इस प्रकार की चीज़ें करना है, ठीक है। पुरुषों को उस प्रकार की चीज़ें थोड़ी करना पड़ता, पुरुष को ही घूंघट करके भूण। श्रम विभाजन, भैया लड़के और लड़की में पूरी तरह श्रम विभाजन है जेंडर के आधार पे। देखो जेंडर संबंध श्रम के लैंगिक विभाजन के समाहित होते हैं और प्रायः जेंडर संघर्ष का उत्पन्न करते हैं। उदाहरण के लिए अफ्रीका में कृषि कार्य में प्रायः खेती वितरण प्रणाली समझा जाता है। कृषि कार्य क्षेत्र में विभाजन जेंडर के अनुरूप किया है। अफ्रीका में महिलाओं और पुरुषों के बीच कार्य क्षेत्र का अलगाव ही महिलाओं और पुरुषों के बीच में श्रम के सामाजिक विनिमय को संकेत करता है। हालांकि महिलाओं को कार्य क्षेत्र दावे देखो कहने भैया कि महिला और जो पुरुष होते हैं ना, उनका काम पूरा बटा हुआ है। आप सबने देखा कि देखो खेत में काम कौन करता, भाई मेरे खेत में पुरुष काम करते हैं। महिलाओं खेत में पता क्या काम करती हैं भाई, छोटा मोटा काम करती हैं महिलाएं। महिलाएं तो घर में खाना बनाती हैं और पुरुष जाकर के खेत में काम करता है। उसी हिसाब से अगर आप देखोगे जैसे सिलाई है, कढ़ाई है, ब्यूटिशियन है, ऐसे बहुत सारे ऐसे काम हैं जो खास तौर से महिलाओं को बांटे गए हैं। कुछ ऐसे काम हैं जो जिनको ज़्यादातर पुरुष करते हैं, मर्द ही करते हैं, ठीक है। यानी हमने क्या कर दिया है, कार्य क्षेत्र यानी विभाजन कर दिया, श्रम विभाजन यानी महिला और पुरुष के आधार पर हमने काम ही बांट दिए हैं, वर्क ही अलग अलग हो गया, ठीक है। दोनों का काम बंट गया है, ठीक है। मूलतः खेती जब होती थी, जो पुरुष कौन करेंगे, ज़्यादा मेहनत का काम होगा, ज़्यादा उसका काम होगा तो पुरुष करते हैं। अगर हल्का फुल्का काम है तो महिलाएं करती हैं। अगर आपने देखा महिलाएं कौन सा काम करती हैं, जैसे साड़ियों वाड़ियों में फॉल लगाना है या उसमें कोई धागे वागे तोड़ना, इस प्रकार के ज़्यादातर काम करती हैं। अगर आप किसी इंडस्ट्री में जाओगे तो महिलाएं कौन सा काम करती हैं, मोस्टली इंडस्ट्री में महिलाएं हल्का काम करती हैं, हल्का वर्क करती हैं। पुरुष क्या भारी भारी मशीनें चलाना या उस प्रकार के काम करना। काम को बांट रखा है ना। अरे भाई अगर एक चीज़ में अब तो मैं जैसे रोहतक में देखो, जैसे ऑटो चलाना, गाड़ी चलाना, ये मूलतः पुरुष करते हैं। लेकिन आप देखा होगा जैसे ऑटो है, 3 व्हीलर जिसे आप बोलते हैं, सवारियां जो आप करते हैं, उसमें महिलाएं भी करने लग गई। तो वो रोहतक में तो करती हैं, अगर मैं बताऊं हरियाणा में तो कई जगह पर मूलतः पहले इसको पुरुष ही करते थे। जैसे मजदूरी है तो उसमें महिलाएं पुरुष अब ज़्यादा आ रहे हैं, पहले ज़्यादातर मजदूरी पुरुष ही करते थे ना। कुछ काम ऐसे हैं जैसे पेंट वेंट का काम है, अगर जैसे घर में जिसको हम क्या बोलते हैं पेंट करते हैं, जो पेंटिंग का काम जैसे पुट्टी उट्टी लगाने वाले लोग आते हैं, इसमें मूलतः पुरुष हैं। तो यानी हमने क्या कर दिया है, महिला और पुरुष के आधार पर क्या कर दिया भैया, काम को भी बांट दिया। महिला एक काम करेगी, पुरुष एक काम करेगा। काम का पूरी तरह क्या कर दिया है, विभाजन कर दिया। विभाजन बंटवारा कर दिया, विभाजन हम उसको बोलते हैं। बांट रखे हैं भाई काम दोनों के अलग अलग। उसी के बाद 4.6 देखेंगे तो इसी के साथ आपका जो पहला ब्लॉक है, पहले ब्लॉक में 4 चैप्टर थे और चारों के चारों चैप्टर क्या हो गए, लगभग समाप्त हो गए। अब इसका जो होगा नेक्स्ट ब्लॉक है, ठीक है।